कह के बुलाया होगा। मुझे नहीं पता आपको क्या कह के इनवाइट किया होगा, सभी लोगों का अलग-अलग इन्विटेशन का तरीका होता है। संडे का दिन था, मैं घर में हॉस्टल में बैठा हुआ था, मूवी देख रहा था। मेरा दोस्त मेरे पास आया और बहुत एक्साइटमेंट के साथ बोला, "क्या कर रहा है आज तुम?" मैंने बोला, "कुछ नहीं यार, बस टाइम पास मूवी देख रहा हूँ।" "मैं तेरे को एक ऐसी जगह पर ले जाऊँगा जहाँ पे तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी।" आप सोचो कि अगर आपके पास कोई पर्सन आए और आपको बोले कि मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर ले जा सकता हूं जहां पर तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, वो भी उस इंसान के साथ जिसने अपनी जिंदगी की सारी एक्सपेक्टेशन खत्म कर रखी है, तो क्या रिस्पॉन्स होगा? मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कई बार आपके साथ भी ऐसा होता होगा, आप बहुत एक्साइटमेंट के साथ अपने फ्रेंड के पास जाते होंगे, सुन सुन एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी पता लगा है, बस 40 मिनट का सेशन है, आप उसको सब कुछ बताते होंगे, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता होगा, वो आपके सेमिनार में आता नहीं होगा, वो आपकी बातों को सुनता नहीं होगा, सीरियसली नहीं लेता होगा। और हमें लगता है कैसा इंसान है यार, जो लाइफ में सीरियस ही नहीं है, कामयाबी नहीं होना चाहता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि मैं भी ऐसा नहीं था कि मैं लाइफ में कामयाब नहीं होना चाहता था, मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता था, लेकिन मेरे दोस्त ने अलग-अलग तरीके से मुझे बहुत इनवाइट करने की कोशिश की। पैसा कमाना चाहता है? मैंने बोला हाँ। अमीर बनना चाहता है? मैंने बोला हाँ। चल तेरे को आज ऐसी जगह पे ले जाऊंगा जहां पर तू अमीर बन सकता है। मैंने फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर उसने बोला कि आज कुछ ऐसा होने वाला है कि अगर तूने वो इवेंट अटेंड कर लिया, तेरे पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। फिर भी मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो एट लास्ट में मेरे दोस्त ने मुझे ये बोला, यार कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको जिंदगी में कितना भी समझा लो, वो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ते। इस बात पे मैंने रिस्पॉन्स दिया। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है दोस्त कि मैं कामयाब होना नहीं चाहता। आई बिलोंग्स फ्रॉम नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली। मेरे पास 25 रुपए के पेन नहीं हुआ करते थे लिखने के लिए। फेस्टिवल में सिर्फ और सिर्फ मेरी एक्सपेक्टेशन होती थी कि बाहर किसी रेस्टोरेंट का खाना खाऊं। बहुत ही छोटे से रूम में मैंने अपने जिंदगी के 15 साल गुजारे हैं दिल्ली में, जहां पर एक छोटे से रूम में सब कुछ हुआ करता था। ये मत कह देना कि मैं कामयाब नहीं होना चाहता हूँ, बहुत कामयाब होना चाहता था मैं, लेकिन क्या करें, जितनी बड़ी हमारी चादर है ना, उतनी ही बड़ी पैर फैलाने की अनुमति है हमारी। छोटा था मैंने अपने मम्मी पापा से पूछा, मम्मी मुझे बहुत अमीर बनना है, मुझे बहुत कामयाब होना है। एक बहुत अच्छा सपना मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिखाया, बेटा खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो, जिंदगी सवर जाएगी। और हम सभी लोग अपने घर वालों के बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, हमें वही ट्रेनिंग मिलती है जो ट्रेनिंग हमारे आसपास के लोगों को मिलती है, जो ट्रेनिंग हमारे इन्वायरमेंट की मिलती है। आप किसी बड़े अमीर घर में जाओगे तो आप वहां के बच्चों को देखोगे कि उनके पापा उनको बिजनेस करना बताते हैं, लेकिन नॉर्मल मिडिल क्लास वाले क्या बोलते हैं, बेटा फार्म भरो, आ रहा है तुम्हारा महिंद्रा का टाइम, फार्म भरो, जिंदगी बदल जाएगी। बचपन में मेरे पापा ने मम्मी ने बहुत सपने दिखाए, बेटा एक दिन पूरी दुनिया तेरे पीछे भागेगी। लेकिन जैसे मैं 9th क्लास में पहुंचा, घर वालों ने बोला बेटा इंजीनियरिंग कर लो, बहुत स्कोप है। मैंने भी सोचा हाँ यार इंजीनियरिंग कर लो, बहुत स्कोप है। उसी दिन से सपना बना लिया इंजीनियरिंग करनी है, उसी के लिए पढ़ाई करनी है। कोई भी पूछता है, सपना मन में आ गया इंजीनियरिंग कर लो, बहुत बड़ा स्कोप है। लेकिन जब इतनी मेहनत करने के बाद, 20 साल पढ़ाई करने के बाद, रात रात भर एग्जाम का प्रिपरेशन करने के बाद, हजारों असाइनमेंट बनाने के बाद, डेली सुबह 8 बजे से 2 बजे स्कूल जाने के बाद, फाइनली जब इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ, तो मुझे सुनने को क्या मिला कि बेटा अगर इस कॉलेज में तेरी 3 लाख की प्लेसमेंट मिल जाए ना, तो तू अपनी किस्मत समझियो। 20 लाख रुपए लगाने के बाद इंजीनियरिंग में अगर मेरे को 20,000 रुपए की भी गारंटी नहीं मिल रही, तो आप सोचिए कि उस इंसान का मॉरल कितना ज्यादा डाउन होगा। बहुत एनर्जी के साथ फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया कॉलेज में, ये सोचकर कि अब तो जिंदगी बदल जाएगी। वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस कॉलेज ऑफ द इंडिया, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, जहां पर 511 एकड़, बहुत बड़ा लाइब्रेरी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा, सेपरेट रूम होटल्स में, खाना बहुत अच्छा, और उसके बावजूद भी 20,000 जॉब की गारंटी नहीं। तो जब फर्स्ट ईयर में मैं गया, तो स्टार्टिंग में बहुत मोटिवेशन में था, उड़ा देंगे यहाँ पर। लेकिन 1 साल के अंदर में पता लग गया कि भाई यहाँ पर लास्ट ईयर में बहुत कम प्लेसमेंट हुई थी, और मैक्सिमम प्लेसमेंट 35 से 40,000 रुपए की गई। एक दो प्लेसमेंट गई 60,000 रुपए की, वो भी बहुत मुश्किल से। मॉरल टूट सा गया। मम्मी से पूछा, मम्मी ऐसा क्यों है? मम्मी ने बोला बेटा देखो, वी आर मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है, तो तुम एक गवर्नमेंट जॉब ले लो, बस जिंदगी कट जाएगी। तो मैंने पूछा फिर बचपन से इतने बड़े बड़े सपने क्यों दिखाए? एक दिन तुम्हारे पास भी बंगला होगा,
बेटा वो तो कहना पड़ता है ना, हर मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चों को कहती है। तो मैंने कहा एक बच्चा जो इतना बड़ा सपना देखता है, तभी उसका मॉरल टूट जाता है, तभी वो जिंदगी से हताश हो जाता है, तभी पता नहीं कितने सारे डिस्ट्रैक्शन में फंस जाता है। मैं भी फंस जाता, मैं भी इधर उधर, आजकल के जो बच्चे डिस्ट्रैक्शन में फंस जाते हैं, मैं भी फंस जाता। अगर कॉलेज के सेकंड ईयर में मेरे दोस्त ने मुझे इन टाइम पर ये नहीं समझाया होता कि बेटा एक इंडस्ट्री है जो तुम्हें कामयाब बना सकती है। फाइनली मेरे दोस्त ने बहुत अच्छे डायलॉग्स मारे कि बेटा जब 5 रुपए की सिगरेट लोगों की जिंदगी बर्बाद कर सकती है ना, तो ये 50 रुपए पासेस आती थी हमारे सेमिनार को अटेंड करने के लिए। महबूब जी, साहब जी बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। 50 रुपए के पासेस में हम लोग अटेंड किया करते थे। जब मैं गया, बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई। एक साल का 32 लाख कमा लोगे, कई सारे लोग आए, मैं महीने का 2 लाख कमाता हूँ, 3 लाख। वो सोया हुआ सपना जाग गया भाई, मेरे को भी करना है, मेरे को भी कामयाब होना है। मेहनत करने से मैंने कभी पीछे नहीं हटा, करना है तो करना है बस। कॉलेज के सेकंड ईयर में मैंने अपनी फर्स्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन किया। नहीं पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करने से पहले क्या क्या देखना पड़ता है, क्या ये कंपनी सही है गलत है, कुछ नहीं पता था। बस मुझे पता लगा कि एक इंडस्ट्री होती है एमएलएम, नेटवर्क मार्केटिंग, और मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ इंडिया के नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि अप्लाई ने यही बताया। काम करना शुरू किया, 5 साल अप्रोक्स आप मान लीजिए 6 सवा 6 साल तक काम किया। 5 साल काम करने के बाद मुझे लगा यार कुछ तो गड़बड़ है इस इंडस्ट्री में। 5 साल से काम कर रहा हूँ, वही ऑन एन एवरेज 50,000, 60,000, 50,000, 60,000, 35,000, 25,000, बढ़ ही नहीं रहा यार। नए लोग आते हैं, निकल जाते हैं, पुराने नए लोग आते हैं, पुराने लोग चले जाते हैं, नए लोग आते हैं, पुराने लोग चले जाते हैं। गर्मियों की छुट्टी में काम नहीं हो पाता है, एग्जामिनेशन में काम नहीं हो पाता है, फेस्टिवल्स में काम नहीं हो पाता। इसका मतलब मैं 12 साल में सिर्फ 8 महीने ही काम करूं, 8 महीने ही पैसे कमाऊं मैं। वो भी एग्जाम आ गया तो काम डाउन हो गया, सेल्स आता है तो पैसा आता है। तो मुझे समझ भी नहीं आया कि लोग इस इंडस्ट्री की इतनी तारीफी क्यों करते हैं। फाइनली 6 सवा 6 साल बाद मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया इस इंडस्ट्री को लेकर। नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना यार मेरे को। आप देखते होंगे इस इंडिया में बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री को लेकर नेगेटिव हैं। अरे वही जोड़ने जाना बना, समझ रहे हैं। तुम्हारे जितने उम्र नहीं हुई ना, उतने दिन तो हमने अपने बाल पकाए हैं। हमें मत सिखाओ नॉलेज, हम सब कुछ करके देख चुके हैं। मैं भी उसी के लिस्ट में शामिल हो गया था। जनवरी 2018 में आई क्विट एमएलएम, नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दिया। नाम का था, अपलायंस ने रिक्वेस्ट की मत बोलो यार, बहुत मुश्किल से टीम बनाई है, आप एक अच्छे लीडर हो, बहुत अच्छे लेवल पर हो। मेरे टीम में अप्रोक्स 120 सिल्वर्स थे, 35 से 40 गोल्ड्स थे, और 4 डायमंड, एक डिप्लोमेट थे, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और इतने लोगों में 30,000 रुपए से ऊपर कमाने वाला सिर्फ 1 या 2 लोग थे। ऑन एन एवरेज मैं भी 60 से 70 हजार रुपए कमाता था। तो मुझे लगा ये तो जॉब से भी किया जा सकता है। नेगेटिव होते होते फरवरी में डिसाइड कर लिया नहीं करना मेरे को। अब जब इस इंडस्ट्री को छोड़ते हैं, आप में से बहुत सारे लोग जिनको रिजल्ट नहीं मिलता होगा, छोड़ते ही कहाँ भागते हैं, अब हमें फार्म भरना है, अब हम भी सब सरकारी जॉब करेंगे। और मन में क्या ख्याल आता है, अरे ठीक है यार, नहीं चाहिए बीएमडब्ल्यू, हम ऑल्टो में खुश हैं, हम वैगनार में खुश हैं। अरे नहीं चाहिए मैं 5 स्टार होटल में खाना, हमारी बीवी बहुत अच्छा खाना बना के देगी। ये आपके मन में थॉट्स आते हैं, माइंड के फ्लक्चुएशंस होती है। अरे नहीं चाहिए बड़े बड़े सपने यार, और हमारे घर वाले अगल बगल में जिंदा नहीं है क्या। मैंने भी यही सोचा, कोई बात नहीं यार, 4 पहिए की गाड़ी तो लूंगा, बीएमडब्ल्यू ना सही ऑल्टो ही लूंगा, वैगनार ही लूंगा। एसी तो देगा, हवाई तो लेनी है ना भाई। रास्ते के ट्रैफिक से बचना, रास्ते में पोल्यूशन से बचना ही तो है ना। क्या शो ऑफ करना है, नहीं करना। घर रहने को एक छोटा मोटा फ्लैट खरीद लूंगा, अरे 3 कमरे का फ्लैट, 3 बेडरूम का फ्लैट खरीद लूंगा, क्या दिक्कत है। फाइनली ये सब सोचकर मैंने छोड़ दिया। मार्च मंथ में, अप्रैल मंथ में और फरवरी मंथ में 3 महीने में जबरदस्त फार्म भरे मैंने, और मैंने किताब विताब खरीद कर ले आया। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपका सिक्का मार्केट में खोया है तो वो घर पे तो नहीं मिल सकता, आपको वो सिक्का मार्केट में ही ढूंढना पड़ेगा। 3 महीने के बाद मैंने सोचा भाई हमसे तो ना हो पाएगा, या 8 to 9, 8 to 9, 8 to 9, 8 to 9। क्योंकि जो इंसान एक बार नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के सपने देख लेता है, वो नहीं कंफर्टेबल रह सकता, वो कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ नहीं जी सकता, चाहे कितना भी समझा लो। 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, लेकिन उसके अंदर नेटवर्किंग का कीड़ा जागेगा जरूर। एक बार अगर किसने अच्छी नेटवर्किंग को समझ लिया है, पक्का जागेगा, 100% जागेगा। फाइनली अप्रैल एंड होते होते तक 2 महीने के अंदर परेशान हो गया। अरे यार, फिर बहुत सारे थॉट्स आने लगे मेरे, क्या 35 साल तक मैं एक जगह पे बैठ के 35,000 रुपए कमाऊंगा।
फाइनली फिर मैंने यूट्यूब पे देखना शुरू किया कि यार इतने सारे लोग इस इंडस्ट्री में कामयाब कैसे हैं। अगर ये इंडस्ट्री इतनी खराब है, एक अच्छी पोजीशन पर होने के बावजूद भी मैं नहीं कमा पा रहा था, तो इतने सारे लोग इसकी तारीफें क्यों करते हैं। तब किसी ने मुझे बताया कि कोई वेस्टिज कंपनी है, कोई मोदी केयर कंपनी है, कोई एम्वे कंपनी, एम्वे का तो नाम सुना था मैंने, लेकिन वेस्टिज का नाम हल्का हल्का सुना था, पूरी तरीके से नहीं पता था मुझे। तो फिर मैंने देखा, जब इस इंडस्ट्री में बड़े बड़े लीडर की बारी बात सुनी। एक बार मेरे एक फ्रेंड ने मुझे ले गया था, फॉरएवर की मीटिंग थी, वहां पर मैं ले गया था सूर्या सिन्हा सर से, बस 30 सेकंड की मुलाकात हुई। मैंने उनको बोला कि सर मैं 2 लाख के प्लान में था, तो उन्होंने देखते ही हंस कर बोला कि बेटा सबसे पहले ये समझो कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, स्टेबिलिटी के लिए आए हो, शॉर्ट टर्म पैसा के लिए आए हो। बहुत रिसर्च किया, बहुत सारे प्लान देखे, तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि भाई जहां भी 2 लेग है उसको दूर से ही नमस्कार बोलो, मेरे को नहीं जाना। बात ये नहीं है कि 2 लेग लीगल है या अनलीगल है, इसकी बात ही मैं नहीं करूंगा, मुझे नहीं पता। लिटरली अगर हम इस इंडस्ट्री में आए हैं तो स्टेबिलिटी के लिए आए, मजाक के लिए नहीं आए। और 2 लाख के प्लान में आपको कभी भी स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, मैं बहुत देख चुका था। गलती से बीच का एक भी इंसान अगर नेगेटिव हुआ ना, तो ऊपर नीचे सबको उड़ा के ले जाएगा, और उसके बाद फिर आप रोड पर। बहुत लोग आपको मिले होंगे, 2 लाख कमाया करता था मैं इस इंडस्ट्री में, एक टीम खत्म हो गई, जीरो पर आ गया। तो कौन आपको कहा था भाई 2 लाख के प्लान में काम करने के लिए, बताओ आप। कंपनी आपने गलत चूज की, प्लान आपने गलत चूज किया, और इल्जाम देते हो इस इंडस्ट्री को। मेरे साथ भी यही था। सूर्य सन्ना साहब ने मुझे यही समझाया कि चूज द राइट एमएलएम। 1 महीने मैंने रिसर्च किया, डिसाइड किया 2 लाख के प्लान में तो बिल्कुल भी नहीं जाना, चाहे कोई मेरे को 1 करोड़ भी दे दे, नहीं जाना। दूसरा डिसीजन कि इंडिया की बाहर की कंपनी में काम नहीं करना। फॉरएवर हो गया, एमवे हो गया, हर्बल लाइफ हो गया, प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, मार्केट नहीं बना पाऊंगा। और अगर इंडिया में करना है तो मैं वेस्टिज में इसलिए नहीं आया था कि वेस्टिज इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, कल की डेट में कोई और भी हो सकती है भाई। मैं इसलिए आया था क्योंकि इसका बिजनेस प्लान मुझे बहुत अच्छा लगा। लोग कहते हैं ना, कोई भी अगर आपको बोलता है कि सेम लेवल पे आने पे इनकम कट जाती है, आप पूछना कौन सी इनकम कटती है, बताओ तुम। कंपनी हमें क्लेम करती है परफॉर्मेंस बोनस, डायरेक्टर बोनस, ट्रैवल फंड, लीडरशिप बोनस, कार फंड, हाउस फंड, कौन सी इनकम कटती है बताओ। अगर आप सेम लेवल पे आगे, कौन सी इनकम कटेगी। आपकी इनकम मल्टीपल एलओबी होती है, वो आपके दिमाग पे होता है कि कितना आपको लेना है। इनकम कटता, कोई भी इनकम नहीं कटता है, ये बोनस इनकम है। आप जितना, आपका अच्छा दिमाग है तो ज्यादा ले लो, नहीं दिमाग है तो मत लो, एक भी इनकम खत्म नहीं होती आपकी। मेरे को बिजनेस प्लान बहुत अच्छा लगा, ऊपर से इसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी लगी। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस इंडस्ट्री में मेरे और मेरे लोगों का फ्यूचर बन सकता है। 30 मई 2018 को शुरुआत किया वेस्टिज, दोबारा से उसी एनर्जी के साथ। और जो काम पिछले 6 साल में नहीं हुआ, वो काम सिर्फ और सिर्फ 2 साल 3 महीने के अंदर में हो गया। आज मुझे इस इंडस्ट्री में मई 2018 में 30 मई को ज्वाइन किया था, आप जून से काउंट कर सकते हैं, ऑलमोस्ट आप मान लीजिए 2 साल 3 महीने के अप्रोक्स हुआ है मुझे वेस्टिज में। करीब आज मेरे टीम से 25 से ज्यादा लोग हैं जो महीने का 1 लाख रुपए कमाते हैं, 8 से 9 लोग हैं जो 2 लाख रुपए कमाते हैं, कम से कम 125 लोग होंगे जो 50,000 से ऊपर कमाते हैं। अप्रोक्स आप मान सकते हैं 10,000 से 50,000 कमाने वाले की तो काउंटिंग ही नहीं। मेरे साथ ज्यादा लोगों ने शुरुआत नहीं की थी। कई लोग बोलते हैं ना कि नहीं यार ये नेटवर्क ले, पहला सजेशन है वर्क, ऑलवेज वर्क ऑन फ्रेशर्स। नेटवर्कर्स में आपको कभी स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। मेरे टीम से मैंने शुरुआत की थी सिर्फ 25 से 30 लोगों से। अगर आप मेरा पे आउट देखेंगे तो 19,000 थी, 19 से 27,000 थी, 32,000 थी, 36,000 थी, 38,000 थी, 49,000 था। अगर मैं बहुत बड़े नेटवर्क के साथ आता तो बहुत जल्दी ग्रोथ होती, सीधा दूसरे महीने का पे आउट 1 लाख होता। लेकिन 1 लाख करने में मुझे 7 मंथ ले गया। एक अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे पास, एक अच्छी नॉलेज थी, उसके साथ इस इंडस्ट्री की शुरुआत की मैंने। आप बहुत ज्यादा लकी हो कि आपको कई सारे ऐसे अपलाइंस मिले हैं जिनको मार्केट का बहुत अच्छा नॉलेज है, और उनकी नॉलेज को यूटिलाइज करके जो काम वो 3 सालों के अंदर कर पाए, वो काम अब 6 महीने के अंदर कर सकते हैं। आज हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ज्वाइन करते हैं, 4 महीने के अंदर में 20,000 पे पहुंच जाते हैं, 7 महीने के अंदर में 50,000 पे पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कोई गलती करने का चांस ही नहीं मिलता। आप लोगों ने बहुत सारी अभी ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करी होगी जूम एप्लीकेशन पे, तो आजकल तो इतनी सारी आपको मीटिंग्स मिल जाती है, इंस्टाग्राम पे मीटिंग मिल जाती है। तो मैं ज्यादा आपको मोटिवेशन की बात नहीं करूंगा, मैं सीधा मुद्दे की बात करूंगा, पॉइंट टू पॉइंट बात। और मैं इस बात का दावा करता हूं कि जो पॉइंट्स मैं आज आपको बताने वाला हूं,
अगर आप उसको ध्यान से सुनते हैं, नोट डाउन करते हैं, डेफिनेटली नेक्स्ट मंथ का आपका बिजनेस जो होगा, इनफैक्ट इस मंथ का भी, लेकिन मैं नेक्स्ट मंथ का आपका बिजनेस बोल रहा हूं, बहुत तेजी से ग्रो करेगा। तो ज्यादा डिले नहीं करते हुए मैं आपको कुछ कंटेंट शेयर करना चाहता हूं। क्या मेरा स्लाइड आप लोगों को शो हो रहा है? अगर मेरा स्लाइड आप लोगों को शो हो रहा है तो यस आप मुझे बता यस सकते सर, हैं। यस। ओके, थैंक यू सो मच। देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर आप इस बिजनेस में आ रहे हैं तो सबसे पहले लर्निंग के पीछे जाइए, अर्निंग के पीछे मत जाइए। आपको पता है, मैं जो सबसे पहला काम अपनी टीम के साथ करता हूं, माइंडसेट ट्रेनिंग। कई लोग होते हैं ना, 3 महीने के अंदर छोड़कर चले जाते हैं, 2 महीने के अंदर छोड़कर चले जाते हैं, 6 महीने में परेशान हो जाते हैं, 1 साल में परेशान हो जाते हैं। वो सिर्फ वो लोग होते हैं जो इस बिजनेस में एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ स्टार्ट नहीं करते। आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो 8वीं क्लास में परेशान हो गए थे, यार मेरी जॉब नहीं लग रही, मेरी शादी नहीं हो रही। सोचिए हमारी फैमिली हमें कितना बड़ा माइंडसेट प्रिपेयर करती है कि बेटा तेरी शादी तभी होगी जब तू जॉब करेगा, जब तू डिग्री लेगा, उससे पहले तेरी शादी हम नहीं करवाने वाले। सबसे पहले तू पढ़ाई कर 15 से 20 साल, उसके बाद ग्रेजुएशन कर, उसके बाद जॉब ले, स्टेबल हो, तब जाके हम तेरी शादी करवाएंगे। और वो बच्चा बिल्कुल खुश, परेशानी नहीं है। लेकिन वेस्टेज में 2 महीने के अंदर आते ही, अरे सर मेरे को लगता नहीं कि हो पाएगा, मेरे को लगता नहीं है सर कि मैं कर पाऊंगा, अरे सर मेरे लायक तो इंडस्ट्री बनी ही नहीं है। आपको सबसे पहले ये सोचकर चलना है कि भाई 20,000 रुपए कमाने के लिए 20 साल तक पढ़ाई करते हो, 1 लाख कमाने के लिए कम से कम 3 से 4 साल तो लगेंगे आपको। सबसे पहले आपको सीखना तो पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले सीखिए, तब एक्सपेक्टेशन कीजिए अर्निंग की। पैसा आता है टर्नओवर से, जब आप कंपनी को टर्नओवर देते हो। और टर्नओवर तभी आएगा जब आपके पास एक अच्छी टीम होगी, एक्टिव टीम होगी। अगर आपके पास टीम नहीं है तो टर्नओवर कहां से आएगा? 5 लोगों की टीम में अगर आप एक्सपेक्टेशन करोगे, 5 लोगों की एक्टिव टीम में, 50 लोगों की टीम का मतलब ये नहीं कि आपकी 50 लोगों की टीम है। आप फाइंड आउट कीजिए कितने एक्टिव लोग हैं। 5 लोगों की एक्टिव टीम में 15,000 का एक्सपेक्टेशन करते हैं तो गलती आपकी है कि आप गलत एक्सपेक्टेशन करके बैठे हैं, आपने ओवर एक्सपेक्टेशन कर लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा हाउ टू स्टार्ट। देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा, कि आप मंथ की शुरुआत कैसे करते हैं। और अगर आपकी मंथ की शुरुआत अच्छी नहीं होती तो आपकी मंथ की एंडिंग भी बहुत खराब जाती है। हम क्रिकेट देखते हैं, क्या कहा जाता है कि स्टार्टिंग का 15 ओवर अगर तुम टिक गए ना, तो मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाता है। स्टार्टिंग के 15 ओवर अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत खराब रही, बहुत चांसेस होता है कि आप मैच को हार जाओगे। सेम एज माइंडसेट हमारे इस वेस्टेज में भी है कि अगर आपने स्टार्टिंग के 10 दिन, स्टार्टिंग के 5 दिन अगर आपने अपनी परफॉर्मेंस, अपनी एक्टिवनेस अच्छी नहीं करी, तो आपका मंथ खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों? वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका स्टार्टिंग अच्छा हो। अगर आपकी स्टार्टिंग अच्छी नहीं होगी, 100 नहीं 1000% बता रहा हूं कि आपके क्लोजिंग खराब हो जाएगी। क्योंकि हमारे माइंड में एक टाइप का होता है फ्लक्चुएशंस, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। अब स्टार्ट कैसे करना है? बहुत सारे लोगों का मंथ की क्लोजिंग बहुत अच्छी जाती है, वो इतना खुश होते हैं कि 4 दिन खुशियां मनाते हैं। बहुत सारे लोगों का मंथ की क्लोजिंग खराब हो जाती है तो 4 दिन डिप्रेशन में रहते हैं। और ये काम करके, चाहे आपकी पीवी अच्छी हो, आप खुशियां मना रहे हो, या चाहे आपकी पीवी खराब हो, आप डिप्रेशन में हो, अगर आपने नेक्स्ट मंथ के 4-5 दिन खराब कर दिए तो बहुत ज्यादा चांसेस होगा कि आपका बाकी का दिन भी खराब हो जाएगा। मैं हर महीने की शुरुआत में 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, हालांकि एक को क्लोजिंग होती है, लेकिन उसी दिन से 3 दिन अपना कंप्लीटली एंगेज रहता हूं, 20 नोड पे काम करता हूं मैं। 20 लेग नहीं, 20 नोड को मैंने सेलेक्ट कर रखा है और 20 मीटिंग लेता हूं 3 दिनों के अंदर। मैं उनको मंथ की स्टार्टिंग की प्लानिंग बताता हूं, काम कैसे करना है। 3 दिन मैं बिल्कुल बिजी रहता हूं, कोई सेलिब्रेशन नहीं। जो भी सेलिब्रेशन होता है 3 से 4 तारीख के बाद में ही होता है, क्योंकि वो दिन मुझे मंथ की शुरुआत करनी है। और वो कैसे कर सकते हैं? प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ लास्ट मंथ पीवी। देखिए, मैंने जो इस बिजनेस में सीखा है वो सबसे पहले सीखा है कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई करंट में आपकी पोजीशन क्या है, करंट में आपके क्या पोटेंशियल है। आपके, क्योंकि हम लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं रहता कि भाई अभी के डेट में हमारी औकात क्या है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको सही शब्द में बताऊं तो हमारी पोटेंशियल क्या है। हमारे पास टीम बहुत कम है, हम बहुत बड़ा सपने के साथ काम करते हैं, बहुत बड़े चेक के साथ काम करते हैं, वो टारगेट कंप्लीट नहीं होता, जो डीमोटिवेट हो जाते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना डेटा बनाए, प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ लास्ट मंथ पीवी। कैसे बनानी है आपको सामने दिख रहा होगा। आप एक पीडीएफ बना सकते हैं, एक्सेल पे बना सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, सीरियल नंबर, फिर उसके बाद नेम, उसके बाद टोटल पीवी, उसके बाद रीपर्चेज पीवी, उसके बाद न्यू सेल्स पीवी। लास्ट मंथ में आपके ग्रुप में अगर आपकी टीम बड़ी है तो नोड वाइज नोट कर सकते हैं, और अगर आपकी टीम में 8-9 लोग हैं तो आप उनका नाम लिख सकते हैं। अगर आपकी टीम बहुत बड़ी है तो लीडर वाइज लिख सकते हैं कि जैसे सपोज कीजिए नेम में पहला नाम हो गया हमारे, जैसे मैं अपनी टीम में बताऊं, पहला नाम शुभम जी, दूसरा वंश जी, तीसरा अमन जी, ये सारे लीडर्स हैं। टोटल कितनी पीवी आई लास्ट मंथ में इनकी टीम से, और उस टोटल पीवी में रीपर्चेस से कितनी पीवी आई थी और न्यू सेल्स से कितनी पीवी आई थी, ये मेरा फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है कि कितनी पीवी मैंने रीपर्चेस से निकाली थी, कितनी पीवी मैंने न्यू सेल्स से निकाली थी। अगर एक लीडर है जिसने 1000 पीवी किया, उसने 500 पीवी रीपर्चेस से निकाला, 500 पीवी न्यू सेल से निकाला, या 400 पीवी रीपर्चेस से निकाला, 600 पीवी न्यू सेल से निकाला, तो आप उसको मेंशन कर दीजिए। और बाकी का जो 2 कॉलम खाली है उसमें लिखिए न्यू रीपर्चेस पीवी, न्यू सेल पीवी, या न्यू करंट रीपर्चेस, करंट मंथ रीपर्चेस पीवी, न्यू करंट मंथ न्यू सेल्स पीवी। अब आपको आपके पास पूरा एक चार्ट पेपर होगा और इसको डायरी में तो लिखना ही है आपको, साथ ही साथ में इसका प्रिंट आउट निकाल के जहां पर आप दिन का मोस्टली टाइम स्पेंड करते हैं अपने घर में, वहां पर पेस्ट कर दीजिए। आपको पता होगा ये ग्रुप है एक्स, इस ग्रुप में लास्ट मंथ में 1200 पीवी आई, 600 पीवी आई थी रीपर्चेज से, 600 पीवी आई थी न्यू सेल से। तब आपको पता होगा कि मुझे हर हालत में इस टीम से 600 रीपर्चेज पीवी निकालनी है। बाकी का जो 4 कॉलम है या पेन से लिखो आप, क्योंकि ये लास्ट मंथ में हो चुका है, और बाकी के जो 2 कॉलम है उसको आपको पेंसिल से लिखना है। सपोज कीजिए 3 दिन के अंदर में आपने 300 पीवी निकाल लिया, आपने पेंसिल से लिखा, आपने देखा लास्ट मंथ में इस नोट से 600 पीवी आई थी और अभी तक 300 पीवी कर चुका हूं, इसका मतलब मुझे 300 पीवी रीपर्चेज वाला बीट करना है। 100% कभी भी आपका लास्ट मंथ से आपकी पीवी कम नहीं जाएगी, क्योंकि आपके पास पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा। और ऐसा करने का सबसे बड़ा बेनिफिट, आपके डाउनलाइन में जो ज्वाइन करता है ना पर्सन, मतलब आपके डाउनलाइन में जो लीडर है, उसको इस बात से मतलब होता है कि 12 तारीख तक में मुझे कितनी पीवी करनी है। उसको इस बात से मतलब नहीं होता कि 2 तारीख में कितनी थी, 6 तारीख में कितनी थी, और वो कभी भी अपने बिजनेस को प्रॉपरली ट्रैक नहीं कर पाता। और 12 तारीख खत्म होने में फिर वो एकदम परेशान हो जाता है, अरे सर, हेलो सर, आपने कंसिस्टेंसी नहीं ली, अरे सर आपकी कंसिस्टेंसी रुकी हुई है, अरे सर भाग कर लीजिए। तो डाउनलाइन को पता है क्या फीलिंग आती है, भाई 10 दिन से पर्सन सो रहे थे और जिस दिन कंसिस्टेंसी का लास्ट डेट है इन्होंने मेरे को कॉल किया, तो डाउनलाइन को फीलिंग आ जाती है कि भाई इस पर्सन को मेरे से सिर्फ कंसिस्टेंसी लेने से मतलब है और कुछ मतलब नहीं है। तो अगर हमें बिजनेस करना ही है तो इस तरीके से करें कि हमारे आउटपुट्स को बढ़ें। हर हालत में आप डेटा बढ़ाइए और देखिए आपकी कितनी तेजी से ग्रोथ आएगी। हमें पता ही नहीं होता कि लास्ट मंथ में हमारी टीम से इस नोट से कितनी रीपर्चेज पीवी आई थी। जब पता ही नहीं है तो आप रीपर्चेज के ऊपर काम ही कैसे करोगे। आपने देखा कि इस मंथ से लास्ट मंथ में आपकी जो रीपर्चेज पीवी आई थी 600 आई थी और इस मंथ में हमारी अभी तक 100 आई है, तो आप मीटिंग बुलाओगे, आप फाइंड आउट करोगे कि वो कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने रीपर्चेज की थी, उनसे मीटिंग करोगे, तब आप अपनी टीम में प्रॉपर ट्रैक कर पाएंगे कि काम कैसे हो रहा है। इन शॉर्ट, आपको अपना लास्ट मंथ का हम शकल अपने सामने रखना है कि लास्ट मंथ में आपकी टीम में कहां कहां से क्या क्या काम हुआ था। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो काम अगर आप एक बार ईमानदारी से करते हो, ईमानदारी से करने का मतलब वॉल्यूम से करते हो, ऐसा नहीं कि हमने किसी को 50,000 का सामान दिलवा दिया, वो ईमानदारी नहीं होती है, वो तो वन टाइम बिजनेस होता है। कभी भी एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर को अपने बिजनेस में काउंट मत कीजिए। ठीक है, वो आपकी चेक्स बढ़ा देता है और हम सभी लोगों को लेना जरूरी है, मेरे टीम से बहुत निकलते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ उस पीवी को साइड रखो। आप, आपके लिए एक्चुअल स्टेबिलिटी है जो 1 से लेकर 10 तारीख में पीवी आती है, वो एक्चुअल स्टेबिलिटी होती है। अगर आपने ये काम कर लिया तो आपको अपना पूरा का पूरा बिजनेस का अनुमान लग जाएगा कि लास्ट मंथ में आपकी टीम में क्या काम हुआ है। और ये सिर्फ लीडर को नहीं करना है, हर वो इंसान को करना है जो लीडर बनने की चाह रखता है, चाहे उसकी 5 लोगों की भी टीम क्यों ना हो। आप सोचिए, अगर किसी की 5 लोगों की टीम है, उसने लास्ट मंथ में 800 पीवी निकाली, उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो आपको नहीं लगता कि उसका काम कितना आसान हो जाएगा। उसको दिखेगा कि इस नोट से सिर्फ और सिर्फ मेरी 80 पीवी की रीपर्चेज आई थी लास्ट मंथ में, अगर मैं काम करूं, अगर इसको 200 भी कर दूं तो लास्ट मंथ को मैं बीट कर दूंगा।
और जब आप इस टाइप का डेटा बनाते हैं तो आपके पास प्रॉपर सभी लोगों से बात करने का कोई ना कोई रीजन होता है। हाँ हेलो आदित्य जी, मैं देख रहा हूं कि लास्ट मंथ में आपकी टीम से 80 पीवी आई थी रीपर्चेस से, लेकिन लास्ट मंथ में आपकी टीम में 4 लोगों ने ज्वाइन किया, तो क्या लगता है कि इस मंथ में कितनी रीपर्चेज आएगी? ये आपको एक टॉपिक मिल गया बात करने का। और अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं होगा तो आप बोलेंगे हाँ आदित्य जी, आपके टीम में जो 4 लोगों ने लिया था, क्या उन लोगों ने कंसिस्टेंसी ली क्या? आप सोचिए दोनों में बात करने का डिफरेंस क्या है, इंटेंशंस क्या है। मैंने उनके बिजनेस को बढ़ाने के पर्पज से पूछा, और अगर आपके पास डेटा नहीं है तो आप डायरेक्टली बोलोगे कि भाई कंसिस्टेंसी ले लो। समझ रहे हो आप? इसलिए डेटा बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेक ए लिस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी होल्डर एंड सेल्फ परचेजिंग। देखिए, मुझे नहीं पता कि आप लोग किस टाइप से डेटा बनाते हैं, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप अपने टीम में जितने लोग कंसिस्टेंसी लेते हैं उनका भी डेटा बनाएं, और जितने लोग 40 पीवी से परचेजिंग करते हैं सेल्फ, उनका भी डेटा बनाएं। क्यों? क्योंकि हमारे टीम में 40 पीवी से परचेजिंग वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा होती है जो 40 पीवी से परचेज करते हैं, और हम उनकी लिस्ट ही नहीं बनाते, क्योंकि हम सिर्फ उन लोगों की लिस्ट बनाते हैं जो कंसिस्टेंसी होल्डर है। अगर आपकी टीम में 300 लोग हैं, 100 लोगों ने कंसिस्टेंसी ली है, 200 लोगों ने 40 पीवी से परचेजिंग की, या 200 में से 150 लोगों ने की, आपको नहीं लगता कि 150 इंटू में 40 पीवी ये भी एक बड़ा वॉल्यूम है? इसका भी आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। तो दोनों का रिकॉर्ड बनाएं, ताकि नेक्स्ट मंथ में अगर कोई पर्सन 40 पीवी के परचेजिंग नहीं कर पा रहा हो, आप उनको पूछ सकते हैं कॉल करके कि भाई आपने लास्ट मंथ में परचेजिंग की थी, या आप जान सकते हैं उनके अपलाइन से क्या दिक्कत आई जो इस मंथ में इन्होंने परचेजिंग नहीं की। बिजनेस में आप कोई भी एमएनसी कंपनी देख लीजिए, कोई भी छोटा मोटा ढाबा देख लीजिए, उनको इतना पता होता है कि आज का टोटल सेलिंग कितना हुआ, आज मेरे टीम में टोटल कितने का बिजनेस हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, पर डे का रिपोर्ट रहता है। लेकिन हम पूरे मंथ का भी अगर रिपोर्ट नहीं बनाएंगे तो हमारी ग्राफ में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसे आएगी? मैं लास्ट 4 महीने का आपको अपना ग्राफ बताता हूँ। लास्ट 4 महीने का आपको अपना ग्राफ बताता हूँ। सबसे 4 महीने पीछे जो मेरी पीबी थी अप्रोक्स 5.5 लाख थी, उसके बाद 6.5 लाख हुई, उसके बाद 8.5 लाख हुई, उसके बाद लास्ट मंथ में 10.5 लाख, लास्ट मंथ में 10.5 लाख हुई, और उसके बाद लास्ट मंथ में 14 लाख बीट की है, 14 लाख पीबी। ये क्यों हो पा रहा है? ऐसा कोई नोड नहीं है जिस पर मैं काम कर रहा हूं उसमें लास्ट मंथ से ज्यादा पीवी ग्रो नहीं हो रही, क्योंकि मेरे पास उन 20 के 20 लोगों का पूरा डेटा है, किस अकॉर्डिंग काम करते हैं वो। गिव द रोड मैप ऑफ करंट मैप। देखिए, हमारे टीम में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, जिनको काम करना नहीं आता। मैं डायरेक्टर की भी बात कर रहा हूँ, सिल्वर डायरेक्टर की भी बात कर रहा हूँ, जिनको काम करना नहीं आता, जिनको काम कर मोटिवेटेड रहते हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ ही में नहीं आता कि भाई काम क्या करना है मेरे को, और वो वेट करते रहते हैं कि उनकी अपलाइन एक उनको सॉलिड प्लानिंग दे, और अगर उनको सॉलिड प्लानिंग मिल गई तब वो काम करते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर कोई सिल्वर बन गया, कोई गोल्ड बन गया तो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज आ गई। भाई लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होने में हालत खराब हो जाती है, हर इंसान के अंदर तुरंत नहीं आती है वो। तो अगर आपको लगता है कि आपको अच्छा काम करना आता है, क्या मेरी आवाज आ रही है? यस और नो? आ रही है ओके, सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो आपको अपने डाउनलाइंस को, चाहे वो 5% पे हो, 8% पे हो, 10% पे हो, 2 तारीख में, या पॉसिबल है तो 1 तारीख में ही उनको रोड मैप दे दें कि इस मंथ में तुम्हें करना क्या है। अब रोड मैप का मतलब क्या है मैं आपको बताऊं कि रोड मैप कैसे देना है। अब जैसे सपोज कीजिए मैं रोड मैप बनाता हूं 1,000 रुपए का, 2,000 रुपए का, और उसके बाद डायरेक्टर होता है 500 रुपए का, 1,000 रुपए का, 2,000 रुपए का। डायरेक्टर अनुभव का अलग होता है। अब आप सोचिए कि आपको अपने डाउनलाइंस में अगर हम क्या टारगेट देते हैं, भाई आपको 800 पीवी करना है, भाई आपको 1500 पीवी करना है, भाई इस मंथ में आपको 2,500 पीवी करनी है, लेकिन उसको ये नहीं पता कहां से करना है, क्यों करना है। उनको ये नहीं पता कि मेरे को 2,500 पीवी करनी है, उससे मेरा बेनिफिट क्या है। हम बोलते हैं आपका लेवल चेंज हो जाएगा। हमेशा आप अपने डाउनलाइन को टारगेट दें तो पीवी और इनकम दोनों को निकाल कर दें, ताकि उसको एक मोटिवेशन बना रहे कि अगर मैं ये काम करता हूं तो मेरा इतना पैसा आएगा, भले ही 200 रुपए क्यों ना है। मेरे टीम में हर इंसान को पता रहता है कि वो काम कर रहा है तो इस मंथ में 500 रुपए के लिए कर रहा है, 1,000 रुपए के लिए कर रहा है, या 2,000 रुपए के लिए कर रहा है। और हमेशा प्लानिंग में मिनिमम 3 या 4 लेख का देता हूं, ना तो इससे ज्यादा ना तो इससे कम। कि अगर आपको 500 रुपए कमाने हैं तो आपको अपने पहले लेख से 500 पीवी करनी पड़ेगी, दूसरे लेख से 800 पीवी करनी पड़ेगी, तीसरे लेख से 1,200 पीवी करनी पड़ेगी, जितना भी करना हो आप देख लो।
कि आपको 500 रुपए कमाने के लिए तीनों लेग में कितना कितना बिजनेस देना है। उसके बाद वो तीनों लेग में इतना बिजनेस तो देना है। अगर 500 पीवी का देना है, इसका मतलब 15,000 का बिजनेस देना है। अगर 1000 पीवी करना है, मतलब 30,000 का बिजनेस करना है। और सिर्फ यहीं तक मत रुकिए, आप उनसे कॉन्टैक्ट लिस्ट उन तीनों लेग में निकलवाइए कि अगर आपको 500 पीवी करना है तो इस लेग में आपके कितने लोग हैं, कितनी पीवी रीपर्चेस से आ सकती है, कितनी पीवी आपकी रीपर्चेस से आ सकती है, ये भी कैलकुलेट करें। अगर आपकी टीम में 3 लोग हैं, आप फाइंड आउट कर लोगे 500 पीवी के लिए रीपर्चेस पीवी कितनी होगी। और अब मानते हैं 400 पीवी आपको न्यू सेल से निकालनी है, तो न्यू 400 पीवी का मतलब कम से कम तो आपको 8 से 9 लॉगिंग निकालनी है। और 8 से 9 लॉगिंग निकालने के लिए 20 प्रेजेंटेशन करना है। तो उस एसोसिएट की उस लेग में 20 लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट बनवाए आप। समझ रहे हो आप एक्चुअल में रोड मैप कैसे बनाई जाती है। अगर आपने अपने एसोसिएट के तीनों लेग में 2 तारीख में 1 तारीख में कॉन्टैक्ट लिस्ट बनवा दी, एक लेग में 20 लोग, एक लेग में 15 लोग, फिर उसका बस एक काम होगा कि उन सभी लोगों का पीपीटी करके फॉलोअप करवाएं, और उनके पास कोई काम नहीं होगा। उनको एक बात पता होगा कि मेरे को अगर इस लेग में 20 पीपीटी करवा दिया तो 4 लॉगिंग अपलाइन की हेल्प से निकाल सकता हूँ। फिर आपके पास अपना सीएनटी का सिस्टम है, आप उसमें अटेंड करवाएं, डेफिनेटली लॉगिंग निकल जाएगी। अगर कोई बोलता है सर मेरे पास गेस्ट लिस्ट नहीं है, तो उसको टारगेट दें कि इस लेग में आपको आज में कम से कम 5 कॉन्टैक्ट लिस्ट 5 कॉन्टैक्ट लिस्ट डालना है। आप चाहे फेसबुक से सर्च कीजिए, इंस्टाग्राम से सर्च कीजिए, प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, और उनसे शाम को पूछिए कि आज मैंने आपको 5 लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट अपडेट करने के लिए बोला था, क्या आपने अपडेट किया। प्रोस्पेक्टिंग का तरीका मैं नहीं बताऊंगा अभी क्योंकि टाइम नहीं है, आपको आता होगा। अगर आप इस तरीके से लोगों का रोड मैप बनाएंगे ना, आपके रिजल्ट बहुत तेजी से बढ़ेंगे। क्योंकि हमारा कोई भी काम जो होता है वो तुक्के बेसिस पे नहीं होता। एक एक डाउनलाइन को पता होता है कि भाई इस मंथ में वो फाइट किस चीज के लिए कर रहे हैं, 500 रुपए के लिए, 1000 रुपए के लिए, 2000 रुपए के लिए। और अगर कर रहे हैं तो कितनी कितनी पीवी किस किस लेग से निकालनी है, कितनी कितनी प्रेजेंटेशन करनी है मुझे। चैलेंज तब आता है जब कोई कहता है कि सर मैंने 10 पीपीटी किया, एक भी लॉगिंग नहीं आई। तब उसके साथ एक लीडर को मैं असाइन करता हूं कि भाई इनके फॉलोअप्स करो और देखो कि इनका प्रॉब्लम कहां पर है। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग टारगेट ले लेते हैं मंथ में, सर उड़ा देंगे 1000 पीवी, पता ही नहीं है क्यों करना है। 1000 पीवी का टारगेट ले रखे हैं, पूरे महीने में 4 पीपीटी भी नहीं होती है, फिर मंथ के एंड में बोलते हैं सर हो ही नहीं पाया। तो आपकी गलती है कि आपने उसको रोड मैप बना के नहीं दिया कि भाई 1000 पीवी करना है तो क्यों करना है, कितने का चेक के लिए करना है, और 1000 पीवी करने के लिए कितनी प्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी। थोड़ा सा हमें मेहनत जरूर करनी है दोस्त, क्योंकि ये लाखों का बिजनेस है। आज लोग 50 लाख रुपए लगा के 50,000 रुपए भी कमा नहीं पाते ट्रेडिशनल मार्केट में। और अगर हम महीने का 1 लाख 2 लाख रुपए कमाने के सोच रहे हैं तो मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ेगी, डेटा तो थोड़ा बनाना पड़ेगा। टेक टारगेट्स इन टर्म्स ऑफ पीवी एंड वॉल्यूम बोथ। कभी भी जो आप टारगेट लें तो सिर्फ और सिर्फ पीवी के टर्म्स में मत लें, 1000 पीवी, 2000 पीवी, 4000 पीवी, वॉल्यूम के बेसिस पे भी लें। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर मेरी टीम में कोई पर्सन 2000 पीवी करता है तो मुझे उसकी टीम में कम से कम 25 एक्टिव लोग चाहिए। और बिना 25 एक्टिव लोग के अगर वो 2000 पीवी करता है, मैं बोलता हूँ आई एम नॉट हैप्पी। 25 लोग बनाओ, 2000 पीवी करो, तब कुछ बात होगी। 2000 पीवी 2 वाटर प्यूरिफायर से भी निकल सकता है यार, कुछ जुगाड़ से भी निकल सकता है। इसका मतलब स्टेबिलिटी थोड़ी ना है आपकी। हमेशा टारगेट, अब जैसे अभी हमारी मीटिंग हो रही है, हमारी मीटिंग में अप्रोक्स 200 लोग बैठे हुए हैं। अब क्या हम टारगेट नहीं ले सकते कि सर अगला सक्सेस सेमिनार करवाएंगे, हम टारगेट लेते हैं कि हम में से हर इंसान सिर्फ और सिर्फ एक लॉगिंग और करवाएगा। आप सोचिए तुरंत आपका वॉल्यूम 400 को हो जाएगा। अब आप सोचिए कि लास्ट वीक में या लास्ट मंथ में जब भी आपने सक्सेस सेमिनार करवाया था तब गैदरिंग कितनी थी। अगर तब भी इतनी गैदरिंग थी, आज भी इतनी गैदरिंग है, और अगले मंथ वीक में भी इतनी गैदरिंग रहेगी, तो क्या फायदा हुआ इस मीटिंग करवाने का। हम मीटिंग करवाते हैं ताकि हमारी स्ट्रेंथ बढ़े। मैं आपको बताऊं, हमारा हर सेशन में, जब हम मार्च मंथ में सुमित जी का जो गैदरिंग था टीम का 22-23 लोगों का था, आज हम 200 लोग क्रॉस कर चुके हैं। हर मंथ में मैं उनकी मीटिंग लेता हूं एक न्यू टारगेट के साथ, नेक्स्ट मंथ में मुझे ज्यादा चाहिए। आप खुद सोच के देखिए कि आपकी गैदरिंग 400 हो सकती है अगले 10 दिनों के अंदर में, अगर हर इंसान एक एक पर्सनल सेल्स भी निकाल टारगेट ले ले तो। और सोचिए कि अगले वीक में अगर हम 400 लोगों के साथ मिले किसी न्यू लीडर के साथ, आपको नहीं लगता टीम में बहुत जबरदस्त स्पार्क आ जाएगी। तो क्या हम ये प्लानिंग करते हैं अपनी टीम के साथ, या सिर्फ हमारा प्लानिंग होता है कि सर इस मंथ में हमें 4000 पीवी निकालनी है। हमेशा टारगेट पीवी और वॉल्यूम दोनों के टर्म्स में लीजिए, तब जाकर बात बनेगी। प्रमोट कंसिस्टेंसी मीटिंग। आपके ग्रुप का आपके प्लान की तरफ से होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है हर 14 से 15 तारीख में एक कंसिस्टेंसी मीटिंग जरूर प्लान कीजिए अपनी टीम में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को मौका दीजिए जो कंसिस्टेंसी लेते हैं।
कभी भी अपने ग्रुप में गलत कल्चर को प्रमोट मत कीजिए कि आपका बहुत ही खास इंसान है, अभी ज्वाइन किया, हम इसको कंसिस्टेंसी मीटिंग में बैठा दें। नो, ये वायरस का काम करते हो आप अपनी टीम के लिए। डिजर्विंग लोगों को डिजर्विंग चीज दे। जो पर्सन डिजर्व नहीं करता, भले ही आपका अच्छा भाई क्यों ना है, आपका फ्रेंड क्यों ना है, कभी मौका मत दीजिए। वरना उस इंसान के मन में एक माइंडसेट आ जाता है कि अरे सर सब हो जाता है यहाँ पर, तो सब चल जाता है। मेरी टीम में अगर कंसिस्टेंसी की मीटिंग हो रही हो, एक भी ऐसा इंसान नहीं उसमें प्रेजेंट होगा जो विदाउट कंसिस्टेंसी वाला होगा। हमने नाम रखा है कंसिस्टेंसी मीटिंग, दैट मीन्स ये सिर्फ कुछ डिजर्विंग लोगों के लिए है। आपका कितना भी खास क्यों ना हो, आपको अटेंड करना है, कंसिस्टेंसी लो आप, भले ही आपके घर में 50 प्रॉब्लम हो, कोई बात नहीं, आपके लिए दूसरी मीटिंग अरेंज करेंगे। डिजर्विंग लोगों को डिजर्विंग चीज, जो मीटिंग जिस पर्सन के लिए है, सिर्फ उसी को अटेंड करवाएं। कभी कभी क्या होता है कि अब हम कोर मीटिंग लेते हैं, और जैसे ही हमारे लोगों को पता लगता है सिल्वर, गोल्ड को, स्टार को, वो अपने और भी अपने डाउनलाइंस को, जिनको अलाउ भी नहीं होता, उनको भी चुपके से बैठा देते हैं। आप पता है वायरस का काम करते हो आप। उस पर्सन को ना इस मीटिंग की वैल्यू खत्म कर दी, उसको लगता है अरे यार सब जुगाड़ हो जाता है। कभी भी अपने टीम में जुगाड़ वाला काम मत कीजिए, आपकी टीम खराब हो जाएगी। और अगर इस तरीके से आप शुरुआत करते हो, मैं 100% की श्योरिटी से बोल रहा हूँ, बहुत तेजी से आपके ग्रुप में एनर्जी आएगी। भाई महीने की 2 तारीख में, इस बार 2 तारीख में जो हमारी मेरी पीवी थी, अप्रूव 50-60 हजार पीवी थी। आपको नहीं लगता कि मेरे अंदर बहुत जबरदस्त स्पार्क आ गया होगा? 6 तारीख में पीवी 3 लाख क्रॉस कर गई। आपको नहीं लगता मैं पागल हो गया हूँ? लेकिन अगर यही पीवी 12 तारीख में 3 लाख हो, तो बीच का 10 दिन मेरे अंदर तो स्पार्क कम आया ना। समझ रहे हैं आप? चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए एक और लिस्ट है। ये आप उन लोगों की लिस्ट बनाएं जो आपकी टीम में लास्ट मंथ में नए नए लोगों ने ज्वाइन किया। हम में से बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है, कि चलो ये सिल्वर बन गया तो आज के बाद ये अपनी टीम को संभालेगा, मेरा कोई रोल नहीं है। मैं आपको बताऊं, आपकी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी नए लोग ज्वाइन करते हैं ना, हर महीने में उसकी एक लिस्ट बनाओ आप। क्योंकि बहुत सारे पोटेंशियल लोग आपके टीम में ज्वाइन करते हैं जिनका नाम आप तक नहीं पहुंच पाता, और वो खत्म हो जाते हैं। उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता, उनको ट्रेनिंग नहीं मिल पाता। सपोज कीजिए कोई प्रसाद नाम का पर्सन ज्वाइन किया, पोटेंशियल लीडर है, लेकिन उसकी नॉलेज आप तक पहुंच ही नहीं पाई, और वो खत्म हो गया। और फिर वो मार्केट में जाके बोलेगा कि यार ये इंडस्ट्री खराब है। जितने भी आपके टीम में नए लोगों ने लास्ट मंथ में ज्वाइन किया है, भाई मेरे टीम में कल्चर है, जो भी नया इंसान ज्वाइन करता है उसके 5-6 अपलाइन तक हम मैसेज प्रमोशन करवाते हैं, और हम उसको विश करते हैं वेलकम टू वेस्टिज फैमिली, और उन सबकी हम प्रॉपर लिस्ट तैयार करते हैं, उनकी अलग से ट्रेनिंग होती है। सोचिए कि अगर लास्ट मंथ में आपके टीम में, ये एक लिस्ट बनाइए, कितने लोगों ने ज्वाइन किया, कितनी पीवी के साथ ज्वाइन किया, 100 पीवी, 150 पीवी, 50 पीवी, 30 पीवी, और उनका लेवल क्या था लास्ट मंथ में, 5%, 8%, 10%, और इस मंथ का उनका टारगेट क्या है। इसको भी आप प्रिंट आउट निकालें, अपने दीवार पे चिपका लें, चाहे 200 लोग क्यों ना हो। तो आपको पता होगा कि इस मंथ में आपकी टीम में 200 लोगों ने ज्वाइन किया है। अब सोचो उन हर लोगों का आपने एक एक लेवल स्किप करवा दिया, तो आपकी पीवी कितनी तेजी से बढ़ेगी, एक बार बस सोच कर देखो आप। लेकिन हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इसकी इंफॉर्मेशन अपलाइन तक पहुंचा ही नहीं पाते। हम खुद ही लिस्ट नहीं बना पाते। 5 लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, और जितनी तेजी से ज्वाइन करते हैं उतनी तेजी से निकल जाते हैं। इसीलिए हमारी कभी गैदरिंग नहीं बढ़ पाती। ऐसा तो नहीं है दोस्त कि आपकी टीम में आज तक सिर्फ 200 लोगों ने ज्वाइन किया हो, या लास्ट मंथ में आपकी टीम में ज्वाइनिंग ही नहीं आई हो। बहुत ज्वाइनिंग आई होगी, लेकिन आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, उन तक हम नहीं पहुंच पाए, इसलिए वो आज की मीटिंग में प्रेजेंट नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये 200 की टीम ना 500 तक पहुंचा देंगे इसी महीने के अंदर में। अगर अगर आपने मेरी बातों को समझ लिया तो। टाइम नहीं बिल्कुल भी। मैं आपको बता रहा हूँ, 3,000 की पीवी मार्च मंथ में थी सुमित जी की, जो अब 30,000 पीवी आती है उनके टीम से। ये सिर्फ तभी हो पाया जब से उन्होंने इस डेटा के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। आप सोचिए, आपको जब पता ही नहीं है कि लास्ट मंथ में क्या चल रहा है, आपके टीम में क्या हो रहा है, कैसे आप ट्रैक कर पाओगे अपने बिजनेस को। तीसरा डेटा आपको जो बनानी है, इसमें 2 तारीख और ऐड कर दीजिएगा। 2 तारीख में ऐड करना भूल गया, मेरे पास जो लिस्ट है मैंने उसमें 2 तारीख ऐड कर रखा है। 2 तारीख में कितनी पीवी थी, 6 तारीख में कितनी पीवी आई, 13 तारीख में कितनी पीवी आई, 21 को 17 कर सकते हो आप, मैंने 17 कर रखा है। 17 तारीख में कितनी पीवी आई, और 1 तारीख में कितनी पीवी आई। आप सोचिए कि अगर 2 तारीख में, चलिए मैं आपको इसका एक स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं, मैं वेट कीजिए, मैं इसको थोड़ा सा स्टॉप करता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है सर जो कह रहे हैं मजाक में कह रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, मैं आपको 10 थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं शेयर करके आपको दिखाता हूं।
क्या स्क्रीन शो हो रहा है? मेरा स्क्रीन शो हो रहा है? यस सर। आप देखिए, जून मंथ में, जुलाई मंथ में, अगस्त मंथ में, 2 तारीख में जून मंथ में कितनी पीवी आई थी? सौरभ रोशन के लेग से, प्रिंस चौधरी के लेग से, नवजोत कौर के लेग से, धीरज से के लेग से। और जुलाई मंथ में कितनी आई थी? अगस्त मंथ में कितनी आई थी? 7 तारीख में कितनी आई? 13 तारीख में कितनी आई? 17 तारीख में कितनी आई? क्लोजिंग में कितनी आई? ये पूरा का पूरा डेटा मेरे पास है ना? और इसी टाइप का हर चीज का डेटा मेरे पास रहता है। बैक टू अपने स्लाइड्स पे चलते हैं। तो अगर आपको पता होगा कि 2 तारीख में एक पर्सन है प्रशांत, जिसके लेग से 500 पीवी आई थी, और अगर इस महीने में 500 पीवी नहीं आई, तो आपके पास एक टॉपिक होगा बात करने का। या 1 तारीख में, 28 तारीख में आपके पास टॉपिक होगा, प्रशांत जी 500 पीवी आपने 2 तारीख में किया था, तो इस बार क्या इरादा है? और अगर आपके पास ये रिकॉर्ड नहीं है, तो आप क्या पूछोगे? प्रशांत जी कंसिस्टेंसी ले लोगे 2 तारीख में? कितने लोग कंसिस्टेंसी लेंगे आपकी टीम से? बात करना का मैटर बहुत करता है, आप किस तरीके से बात करते हो। आपका इंटेंशन, मेरा इंटेंशन यही है कि टीम ग्रो करे, लेकिन कई बार लोग समझ नहीं पाते। आप पूछोगे कंसिस्टेंसी क्यों नहीं ली, उनको लगेगा कि अपलाइन अपना बेनिफिट देख रहे हैं, क्योंकि वो इमेच्योर है, नहीं समझ पा रहे कि अपलाइन हमें आगे बढ़ाना चाहती है। लेकिन अगर आपके पास डेटा है, तो आप डेटा के अकॉर्डिंग बात करोगे, तो किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। मेरी बातें आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रही होगी। उसके बाद वर्क मस्ट बी कंप्लीटेड। मैं आपको बताऊं कि क्या वर्क करना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट डेट 6 से 13 तारीख। देखिए, हम में से बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, हम में से बहुत सारे लोग, लेट तो नहीं हो रहा? क्या मैं अपने सेशन को 10 मिनट में ओवर कर दूं, या 15-20 मिनट चल जाएगा? नो सर, टाइम है सर, आप ले सकते हैं टाइम। ओके, थैंक यू। हम में से बहुत सारे लोग होते हैं, वो पता है रीपर्चेज कब करते हैं? 20 तारीख में, 22 तारीख में, 27 तारीख में, 17 तारीख में। मैं पूछना चाहता हूं कि 27 तारीख में अगर आपने 40 पीवी, 100 पीवी की रीपर्चेज कर भी डाली, क्या आपको कॉन्फिडेंस आएगा? क्या फायदा हुआ उस रीपर्चेज का? बताइए। हम में से बहुत सारे लोग लास्ट डे का वेट करते हैं। लास्ट वेट, लास्ट लास्ट मतलब बिल्कुल लास्ट टाइम में, 20 तारीख में, 21 तारीख में, 22 तारीख में। क्या फायदा हुआ 20 तारीख में? अगर वही रीपर्चेज आपने 2 तारीख में की होती ना, तो आपका कॉन्फिडेंस आसमान पे होता। आप सोचिए, मुझे नहीं पता लास्ट मंथ में आपकी टीम में कितनी पीवी आई होगी, सभी लोगों से बात कर रहा हूं, लेकिन सोचिए कि अगर आपकी पीवी लास्ट मंथ में 100 आई, और इस महीने में जो हमारा अक्टूबर आने वाला, पहले दिन 2000 पीवी आ जाए, तो आपको नहीं लगता कि आपका कॉन्फिडेंस आसमान पर हो जाएगा? तो भाई, जब करना ही है, हमें रीपर्चेज है, तो क्यों 27, 28, 26 तारीख, 12, 13 तारीख का वेट करते हैं? 2 तारीख में खत्म करते हैं ना, क्यों 2 से 6 तारीख तक भी वेट करें? 2 तारीख में मैंने जब ज्वाइन किया था, उसी समय मैं स्टेज पे बोलता था, सर मेरा ड्रीम है पहले दिन में 10,000 पीवी करने का, क्योंकि मुझे पता था कि जब जो काम हम 13 तारीख में करते हैं, वो काम 2 तारीख में करने में क्या दिक्कत है। और आज ऐसा सिचुएशन है कि 2 तारीख में 50 से 60,000 पीवी आती है एक दिन के अंदर में, 6 तारीख में वो पीवी 3 लाख पहुंच जाती है। डुप्लीकेशन तो होगा भाई, या तो आप सही कामों का होगा या गलत कामों का होगा। अगर आप सही करोगे, आप सोचो 200 लोग हैं, अगर आप सभी के सभी लोग डिसाइड कर लो कि भाई हम अपना रीपर्चेज चाहे 40 पीवी, 60 पीवी, 100 पीवी, जितने से भी करते हैं 2 तारीख में करेंगे, फिर आप देखना यही आपकी टीम में कल्चर फ्लो हो जाएगा। और नहीं, और इसका फायदा क्या होगा? टेंशन खत्म होगी रीपर्चेज का। सोचिए 4 दिन के अंदर में आपकी सारी रीपर्चेज खत्म, 25 दिन आपको काम मिलेगा न्यू सेल्स पे काम करने का। यहाँ पर हम आधे महीने रीपर्चेज करवाते रहते हैं, तो इसीलिए न्यू सेल्स आ ही नहीं पाती है। भाई, हमारा जो बिजनेस है, 90% बिजनेस स्टार्टिंग में न्यू सेल से आती है। स्टार्टिंग का मतलब जब तक आप एक अच्छे लेवल पर नहीं हो। मेरा अभी 50% बिजनेस आता है न्यू सेल से, 50% बिजनेस आता है रीपर्चेज से, इस लेवल पर। और क्या हम 90% बिजनेस न्यू सेल से निकाल पाते हैं? आप अपनी पीवी देखिएगा लास्ट मंथ का, अगर 2000 आया होगा तो काउंट कीजिएगा कितना रीपर्चेज है, कितना न्यू सेल्स है। अगर उसमें से 1000 रीपर्चेज है, 1000 न्यू सेल्स है, तो इसका मतलब आपका न्यू सेल्स की जो न्यू सेल्स का जो ज्वाइनिंग रेशियो बहुत खराब है। कम से कम तो 70 से 80% चाहिए। समझ रहे हो आप? तो अगर आपको इस बिजनेस में टिकना है, दूर तक जाना है, बड़ा विजन है, कामयाब होना चाहते हो, तो भाई एक ऐसा सिस्टम बनाए जो आपकी टीम फॉलो कर सके और बहुत तेजी से ग्रो करे। मैं तो इस बात से खुश हूं कि मेरी टीम कंप्लीटली सिस्टम पे फॉलो करती है। 2 तारीख में 10 बजे जैसी पोर्टल ओपन होता है, मेरी कंसिस्टेंसी डल जाती है, चाहे मेरे घर में कोई प्रोडक्ट की जरूरत हो या ना हो, क्योंकि मैं एक सिस्टम बना रहा हूँ। मेरे घर में ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं आता जो कि वेस्टेज का नहीं होता। और मैं आपको बताऊं, अब से पिछले 2 महीने से हर महीने 5,000 का सामान मैं बेस्ट डील चला रहा हूँ। मेरा स्टेटस भी देखते होंगे, जिसमें आटा हो गया, चावल हो गया, गोल्डी के मसाले हो गए, सब कुछ मिलता है। आप एक बार बेस्ट डील में जाके सर्च तो करो। अब पीवी भी आती है, 5,000 पे 285 पीवी मुझे मिलती है। नहीं समझ में आ रहा, फोन कीजिएगा, मैं बताऊंगा कैसे मिलती है। 5,000 पे 285 पीवी, जब भी डबल पीवी का ऑफर आता है मैं अपडेट कर देता हूं।
मेरे घर में अब तो सारे के सारे प्रोडक्ट वेस्टेज से आते हैं। तो इसलिए रीपर्चेज स्टार्टिंग में करना बहुत जरूरी है। हाउ टू स्टार्ट मैं समझा रहा हूँ कि अगर मंथ की स्टार्टिंग आपकी अच्छी हो गई, क्लोजिंग ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। आप समझ रहे हो? मैं एक बार लास्ट मंथ में मेरे पास कॉल आया 12:30 बजे 1 तारीख में, सर सर सर। मैंने पूछा क्या हो गया? सर मेरा एक इलेक्शन स्टार की कंडीशन छूट गई सर, 3,000 की बिलिंग करवानी है, प्लीज 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 सर करवा दीजिए सर, मेरा 1% छूट जाएगा सर। मैंने उनको बोला कि सर पॉसिबल ही नहीं है, पोर्टल बंद हो चुका है 1 बजे। बहुत रिक्वेस्ट किया, परेशान कर दिया। और जब आप डाउनलाइन का काम नहीं करते तो डाउनलाइन आपसे नेगेटिव हो जाती है, सर मैं आपकी टीम में ज्वाइन किया था इसीलिए। अब ऐसी बातें बोलने लगा। गलती किसकी? क्या मेरी गलती है? मैंने उसी समय कॉल किया आलोक टंडन सर को, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया। काम तो हो गया मोबाइल एप्लीकेशन से, लेकिन मेरे को आलोक सर ने एक बात कही कि रजनीश जी एक बात मैं आपको बताऊं, जितना मेहनत लोग लास्ट डे में करते हैं ना, अगर उतना मेहनत पहले दिन से करें ना तो किसी का मेंटेनेंस रुकेगा ही नहीं। आप सोचो कि अगर हर दिन आप एक टारगेट ले लो, ठीक है, मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर करके कुछ चीजों को दिखाता हूँ, इसको होल्ड पे रखता हूँ। मैं थोड़ा सा टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अगर महबूब जी ने मुझे मौका दिया है, वो मेरे भाई जैसे हैं, तो मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ। जो मैं यहाँ पर काम करता हूँ वो मैं काम वहां पर भी कर पाऊँ। देखिए मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ। आप देख रहे होंगे यहाँ पर 10,000 पीवी का टारगेट एक ग्रुप में। इधर देखिए 300 पीवी पर डे का टारगेट एक ग्रुप को दे रखा है। 700 पीवी पर डे का टारगेट। उसके बाद हर ग्रुप में मैंने बना रखा है 3500 पीवी पर डे का टारगेट। तो जिस ग्रुप में जिस चीज की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग मैं काम करता हूँ। पर डे का मैंने ग्रुप में टारगेट दे रखा है कि आपको 300 पीवी करनी है, 500 पीवी करनी है तो भाई करनी है। अब अगर हमारे टीम में ये टारगेट का आपने ग्रुप बना लिया पर डे 500 का या 1000 पीवी का, जिसके हिसाब से अब चाहे आज रात में हम घर ना जाएं, खाना ना खाना पड़े, पर डे हमारे लिए क्लोजिंग है, कैसे नहीं 1000 पीवी होगा भाई। बट हम क्या करते हैं कि ऐसा कोई टारगेट रहता नहीं है, तो कल की बिलिंग परसों की बिलिंग पेंडिंग है 4 दिनों तक, ये काम कभी मत कीजिए। आपकी एफिशिएंसी परफॉर्मेंस कम हो जाती है। अगर गेस्ट आज में रेडी है, आपको 10 किलोमीटर जाना पड़े लेकिन आज ही बिलिंग करवाइए अगर उसके पास पैसा है तो, या आपके पास आ गया है, कल में बिल्कुल भी मत टालिए, वरना कल में आप उसी में अपना आधा टाइम खराब कर देंगे। एक एक टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 से 21 तारीख सबसे ज्यादा क्रूशियल डेट होता है। हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ी फ्लक्चुएशन आती है। अगर 13 तारीख तक आपकी साइड की पीवी 100 या 200 है, फिर आपके माइंड में आएगा क्या पता मेंटेन हो पाएगा कि नहीं, क्या पता मैं कर पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं यार। और जब आपके टीम में आपके माइंड में इस टाइप की फ्लक्चुएशंस आती है, आपकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है, आपका वर्क डाउन हो जाता है और आपका डीमोटिवेट हो जाते हो। काम करने को लेकर नहीं, आपके माइंड में ख्याल आता है अब नेक्स्ट मंथ में, अब नेक्स्ट मंथ में, अब नेक्स्ट मंथ में। माइंड का फ्लक्चुएशन हम रोक नहीं सकते। मैं लिटरली बताऊं, 100 में से एक इंसान रोक सकता, हर कोई रोक नहीं सकता, लेकिन माइंड की फ्लक्चुएशन खत्म कर सकते हो अगर स्टार्टिंग का 10 दिन आपका बढ़िया चला गया। सोचिए कि स्टार्टिंग के 10 दिन में आपकी साइड में 1000 पीवी आ गई, आपके माइंड में फ्लक्चुएशन नहीं आएगा। 13 से 21 तारीख तक में हमेशा अपने टीम में कोई ना कोई अपने अपने नोट्स में छोटे मोटे ऑफर दिया कीजिए, जिससे न्यू रिक्रूटमेंट आ सके। न्यू रिक्रूटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। और 13 से 21 तारीख में 90% लीडर का दिमाग फ्लक्चुएट करता है, उनकी परफॉर्मेंस कम होती है, इसलिए पीवी कम आता है। लेकिन अगर 13 से 21 तारीख में आपने अपनी एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी, लोगों को सोचने का मौका ही नहीं दिया, और अगर 21 तारीख तक में आपने अच्छा काम बना लिया, तो क्लोजिंग ऑटोमेटिकली अच्छी चली जाएगी। तो 13 से 21 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनिशिएट वीकली टारगेट। अब आप अपने ग्रुप में छोटे मोटे वीकली टारगेट कुछ भी दे सकते हैं, मैं भी देता रहता हूं। मैं तो वीकली टारगेट जरूरी है। अगर हमने मंथ का टारगेट लिया, मंथ का रोड मैप लिया है, इसका ये मतलब नहीं है हम उसी रोड मैप को 4 वीक में कन्वर्ट कर सकते हैं। कि जो हमारा हमने रोड मैप का टारगेट लिया है, वर्कशॉप ऑफ न्यू ज्वाइन एसोसिएट, जो कि मैंने आपको बताया, आपके टीम में एक मेरा सजेशन है कि हम क्या करते हैं, वर्कशॉप लेते हैं तो पुराने नए दोनों लोगों को साथ में बैठा देते हैं। हम फॉलोअप लेते हैं, फॉलोअप के वर्कशॉप लेते हैं तो पुराने नए लोगों को साथ में बैठा देते हैं। मैं ये काम नहीं करता, क्योंकि हम इसमें नए लोगों को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। सोचिए आप वर्कशॉप ले रहे हैं और उसमें पुराने नए लोग दोनों प्रेजेंट हैं, आपने कोई क्वेश्चन पूछा तो तुरंत पुराना इंसान खड़ा होकर जवाब देने लगेगा, तो आप नए लोगों को ट्रैक कैसे कर पाओगे। लेकिन आपने सिर्फ नए लोगों का वर्कशॉप लिया और उसमें से 2-4 लोग बोलना शुरू किए, तो आपको पता लग जाएगा कि इस इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज है। समझ रहे हो आप? और अगर आप सिर्फ और सिर्फ नए लोगों का वर्कशॉप लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि उनके लिए सारी आपकी बातें नया है।
तो आप कुछ भी चीज एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं करोगे और आप अपना बेस्ट दोगे। आप पुराने लोगों का भी लीजिए, अलग लीजिए, लेकिन जितने भी लास्ट मंथ में नए लोगों ने ज्वाइन किया है उसका 5 दिन 6 दिन का कोई मॉड्यूल सर स्टार्ट कर सकते हो। मेरी टीम में बहुत चलता है, एंटरप्रेन्योर क्लासेस, मॉड्यूल, सब कुछ चलता रहता है, क्योंकि ये ट्रेनिंग मैं अपने टीम में बहुत बार ले चुका हूं। मैं अब मैं एक एक लोगों को समझा चुका हूं। आपके टीम में जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं तो आपको भी पता होगा उनको फर्स्ट एड करवाना है। अरेंज माइंडसेट ट्रेनिंग विद सुपर एक्टिव अपलाइन। देखिए, आप सिल्वर हैं, डायरेक्टर हैं, आपकी टीम में कोई भी पर्सन ज्वाइन कर रहा, अच्छी बात है, आप उनको माइंडसेट दे रहे हैं, लेकिन जितने भी लास्ट मंथ में नए लोगों ने ज्वाइन किया है उन सबको कंबाइन करके सुपर एक्टिव अपलाइन, साहिल जी हो गए, महबूब जी हो गए, या कोई भी और सीनियर हो गए, उनसे एक माइंडसेट ट्रेनिंग जरूर करवाएं, क्योंकि माइंडसेट ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। हम अगर किसी भी ज्वाइन एसोसिएट को ज्वाइन करवा के पीवी के पीछे भागेंगे, उसकी माइंडसेट ट्रेनिंग नहीं करेंगे, कितने दिन वो पीवी से अट्रैक्ट करेगा यार। लेकिन अगर आपने उनका माइंडसेट ट्रेनिंग कर दी, 3 साल के लिए उनका दिमाग, 4 साल के लिए, लाइफ टाइम के लिए फिक्स कर दिया, फिर अगर वो पैसा नहीं भी कमाएगा तो आपका साथ नहीं छोड़ने वाला। ये कुछ टास्क है जो आप जरूर करने की कोशिश करें। उसके बाद कुछ पॉइंट्स है जो जरूर नोटिस करें। नेवर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। देखो, मैं एक ऐसा इंसान हूं, अगर कोई पर्सन मेरी टीम में पॉलिटिक्स वाला है, हाथ जोड़ लेता हूं, भाई नहीं जरूरत है मुझे आपकी। किसी भी सूरत में खुद को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना करें, चाहे कुछ भी हो जाए। पॉलिटिक्स का मतलब क्या? हमेशा किसी भी इंसान को उसके टोन से नहीं, उसके इंटेंशन से जज करें। मैं कभी भी किसी पर्सन को उसके टोन से जज नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे लोग मीठी मीठी बातें करते हैं और पीठ पीछे की कुछ और बातें करते हैं। हमेशा मैं उसके इंटेंशन से जज करता हूं कि उसने अगर मेरे को ये बात कही है, चाहे डांट कर कही हो, प्यार से कही हो, इसके पीछे का मेन रीजन क्या है। और अगर आप लोगों को इंटेंशन से जज करोगे, कभी भी आप धोखा नहीं खाओगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अपलाइन हमें डांट देते हैं। आपको जब मैंने काम करने के लिए कहा था, क्यों नहीं किया आपने? बताइए, आपके अंदर बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज नहीं है। हमें क्या लगता है, बताओ यार, ऐसे कैसे डांट दिया इन्होंने मुझे, मेरे को तो इनके साथ काम ही नहीं करना। इसका मतलब आप इमेच्योर हो। अगर कोई पर्सन ने आपको बोला है, आपको डांट रहा है, दैट मीन्स कि वो आपकी केयर करता है। हालांकि मैं अपलाइंस को बोलता हूं कि टोन हमारा सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि हम इंसानों के साथ डील कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कुछ अपलाइन का टोन हार्ड होता है। मैं कभी भी अपने किसी भी पर्सन को, डाउनलाइन अपलाइन, किसी को टोन से जज नहीं करता है, मैं इंटेंशन से जज करता हूँ। अगर मुझे लगता है इस पर्सन का इंटेंशन सही है मेरे को लेकर, तो चलता है यार, कोई दिक्कत नहीं। प्रमोशंस बहुत ज्यादा जरूरी है। हम में से बहुत सारे लोग क्या होते हैं, प्रमोशंस को बहुत लाइटली लेते हैं। ग्रुप में कोई मैसेज प्रमोट हुआ, हमें लगता है अरे कॉमन है यार, डेली तो पोस्ट होता रहता है, क्या मैसेज का रिप्लाई करें, क्या थंब लगाएं। आप नए हो, आप पुराने हो, लेकिन उस टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नए नए ज्वाइन हो रहे हैं। और सोचिए, आपका एक मैसेज, वेरी एक्साइटेड सर, ईयरली वेटिंग सर, जबरदस्त सर, ऑसम सर, इस टाइप के आपके रिप्लाई ना आपके न्यू लोगों को एनर्जेटिक बना देता है। अब जैसे हमारा ये सेशन हो रहा है, आपने इस सेशन का फोटो लिया, अपने ग्रुप में, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह पे पोस्ट किया, शायद कोई आपको देखकर इनवाइट कर ले, या शायद आपके डाउनलाइन नेक्स्ट टाइम से मीटिंग अटेंड करने के लिए आ जाए। किसी भी चीज का मौका निकालो तो खतरनाक प्रमोशन करें। आप मेरा स्टेटस देखना, छोटी से छोटी चीज का प्रमोशन करता हूं मैं, क्योंकि प्रमोशन का ही बिजनेस है। रेगुलर कम्युनिकेशन विथ अपलाइंस बहुत ज्यादा जरूरी है, कि जो भी आपका एक्टिव अपलाइंस है उससे रेगुलर कम्युनिकेट। कभी भी ऐसा मत सोचें अरे यार मैं अकेले हैंडल कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर आप अकेले हैंडल कर लिए होते तो अभी तक शायद एक अच्छे लेवल पर पहुंच गए होते। और जिस दिन आपके डाउनलाइन के मन में भी यही थॉट्स डुप्लीकेट हो गया, अकेले हैंडल कर लेंगे, तो उस दिन उनको भी आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे अकॉर्डिंग अपलाइन की जरूरत प्रेजेंटेशन फॉलोअप के लिए नहीं होती है, एक डायरेक्शन के लिए होती है कि सर एक्चुअली में करना क्या है, रोड मैप सीखने के लिए जरूरत होती है। और अगर वो आपको आ गया, मैं आपको बताऊं, आप कितने भी बड़े लेवल पर पहुंच जाओ, आपकी नॉलेज आपके अपलाइंस तक जरूर पहुंचनी चाहिए। इसका फायदा क्या होगा कि आप कभी गलत काम नहीं करोगे, आप कभी गलत डायरेक्शन में मूव नहीं करोगे, कोई गलत डिसीजन नहीं लोगे। अरेंज रेगुलर सीएनटी फॉर योर टीम। अगर होती है तो वेल एंड गुड। पर डे कम से कम तो एक सीएनटी तो होनी चाहिए। मेरे टीम में पर डे कम से कम 8 से 9 सीएनटी होती है, सिर्फ एक नोड का, जिस नोड में मैं काम करता हूँ उस नोड की बात कर रहा हूँ मैं। जिस नोड में मैं काम कर रहा हूँ, पर डे अगर देखा जाए तो 7 से 8 में होते। फिक्स वाली कौन कौन सी है? 12 बजे, 1 बजे, 4:30 बजे, 6 बजे। ये मीटिंग्स हमारी तरफ से होती है। आपका कोई भी गेस्ट किसी भी टाइम प्रेजेंट हो आके मीटिंग अटेंड कर सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मीटिंग होना ही होना है। तो अगर पर डे आपके टीम से मिनिमम एक सीएनटी भी हो रही है, तो आपके डाउनलाइन के लिए एक सिस्टम बन जाता है वो।
अपने आप को खुद से ज्यादा एक ऐसा सिस्टम बनाए अपनी टीम के लिए जो आपके डाउनलाइन सिस्टम से कनेक्ट हो जाए। मेरे डाउनलाइंस में आज लोग मुझसे ज्यादा मेरे सिस्टम से कनेक्टेड है। तो अगर कोई पर्सन सिस्टम से कनेक्ट हो गया वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। आप नहीं भी प्रेजेंट रहोगे, काम चलता रहेगा। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मेरा काम बहुत आसान हो गया है। मैंने ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया है कि लोगों को वीआईपी, लोगों को ट्रेनिंग्स, लोगों को मॉड्यूल, हर चीज मिल जाती है। इसलिए मेरा काम बहुत आसान हो गया है। मैं अभी अपने 10वें लेग में काम कर रहा हूं मैं। और अगर सिस्टम नहीं क्रिएट किया होता तो मेरे को लोग फोन करके परेशान कर दिए होते। तो इसलिए एक ऐसा सिस्टम बनाइए जिससे आपकी पूरी की पूरी टीम, आपकी पूरी की पूरी टीम उसमें एडजस्ट हो जाए, आपकी पूरी की पूरी टीम को आपका सिस्टम पसंद आए। और आप अगर 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने के लिए भी बाहर चले जाओ तो आपकी टीम में किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं आए। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? फिलहाल आज के लिए इतना ही जो मुझे बताना था, जो मैंने आपको बता दिया। एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू जरूर लेना चाहूंगा मैं। हाउ टू स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके मंथ की शुरुआत करनी है तो हाउ टू स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना चार्ट बनाए लास्ट मंथ पीवी का, जैसे मैंने बताया। कंसिस्टेंसी होल्डर, सेल्फ परचेजिंग वालों की लिस्ट बनाए, अपने डाउनलाइन को प्रॉपर रोड मैप दें। और टारगेट्स लेना है तो पीवी एंड वॉल्यूम का बोथ लेना है। मुझे बहुत खुशी मिलेगी अगर महबूब जी मुझे कहेंगे कि सर अगले वीक, नेक्स्ट मंथ जब भी सक्सेस सेमिनार हुआ सर, हमारी गैदरिंग 300 प्लस थी, 400 प्लस थी, तब मुझे लगेगा कि शायद मेरी बातों का कुछ असर हुआ है। उसके बाद एक कंसिस्टेंसी मीटिंग करवाएं। इस टाइप के आप चार्ट जरूर बनाएं। और अपनी रीपर्चेज हर हालत में 2 से 6 तारीख में खत्म कर दें। वीकली रिपोर्ट बनाएं। न्यू ज्वाइन एसोसिएट की अलग ट्रेनिंग्स करवाएं। और माइंडसेट ट्रेनिंग अपलाइन से जरूर करवाएं, बाकी आपको पता ही होगा। विद दिस बट थैंक यू सो मच। और मैं माइंड को हैंड ओवर करना चाहूंगा महबूब जी को, नितेश जी को। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे टाइम दिया। और मुझे उम्मीद है कि शायद मैं आपको कुछ बता पाया जो कि शायद आपको ग्रोथ करने में हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच इस वंडरफुल सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ समझ आया और कैसे वर्क करना है ये सब समझ आया, और अपने टीम को और अपने इनकम को कैसे ग्रो करना है और अपने आप को कैसे बिल्ड करना है वो भी समझ आया सर। तो वैसे थैंक यू सो मच सर। और आज हमारे बीच बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो बहुत एक्साइटेड हैं और उनके पास कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो आपसे बिल्कुल बिल्कुल पूछेंगे। जिन भी लीडरों के पास कोई क्वेश्चन है वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा। कुछ हमारे बीच लीडर हैं, तो सबसे पहले मैं मदन मोहन सर को अनम्यूट करना चाहता हूँ। मदन मोहन जी को, सर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप सर से जरूर पूछें। सर मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। मच नितेश जी, और थैंक यू सो मच महबूब सर, और थैंक यू सो मच राजेश सर। इतना पावरफुल सेशन सर, मतलब क्वालिटी वाला कंटेंट था सर, मजा आ गया। मतलब डाउन टू अर्थ ट्रेनिंग थी, बहुत मजा आया। मैंने नोट्स बनाए हैं डायरी में सारे सर। और मतलब एक्चुअली में सारे आंसर मिलते जा रहे थे। पर एक क्वेश्चन था मेरा सर कि मेरा एक टीम ग्रोथ बन रहा है अभी। 15-20 स्टूडेंट है, सारे बीटेक वाले हैं, अभी कोई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इस टाइप के हैं। जैसा आपने बोला टीम संभालने वाली बात की, टीम को कैसे आप संभालते हैं, डेटा कैसे मेंटेन करते हैं, तो कुछ चीजें तो मैं करता हूँ जैसे कंसिस्टेंसी, रिपर्चेज वाले। लेकिन जो नए यूथ हैं उनके बीच हमें बिजनेस को किस मोड पे डिस्कस करना चाहिए। कई बार होता क्या है सर, मैं बता रहा हूँ, जब बड़े सेशन में सीएनटी में उन्हें लाता हूँ तो उनका एनर्जी जो मैच नहीं कर पाता है। तो कई बार उनका अलग से होता है कि क्या हम लोग अपने लेवल पे कुछ कर सकते हैं, तो वहां पे हमें किस तरह का डिसीजन लेना चाहिए और कैसे उनको उस एनर्जी को मुझे मैनेज करना चाहिए, जो खास करके यूथ है। सर अभी ये तो मतलब इसके ऊपर ज्यादा कमेंट तो नहीं करूंगा मैं सर, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि सर अगर 500,000 लोगों की जो सीएनटी होती है ना, उसमें कभी भी हम अपने वॉल्यूम को जज नहीं कर पाते। इसलिए मैंने अपने टीम में एक जो फिक्स सीएनटी पर डे का कर रखा है 12 बजे का, और उसमें वीक में 2 सीनियर लीडर्स की सीएनटी होती है, बाकी कोई भी मेन लीडर आकर ले सकता है। बाकी सभी लोग अपना इंडिविजुअल सीएनटीज भी लेते हैं, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता लगेगा कि इन 500 लोगों में मेरी गैदरिंग कितनी है, हमारी टीम में से कितने गेस्ट बैठे थे, आप कभी भी अपने टीम की गैदरिंग को जज नहीं कर सकते हो। तो मेरी टीम में कम से कम एक वीक में 50 सीएनटीज होती है और मैंने सबको छूट दे रखा है
कि मैंने जो सिस्टम बनाया है 12 बजे का पर डे वो ट्रेडर्स की सीएनटी होती है, उसमें आप आना आपका कंपलसरी है। उसके अलावा अगर आपको अपनी टीम में सीएनटी लेनी है, शाम को 5 बजे ले सकते हैं आप 6 बजे ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लॉकडाउन में टाइम ही टाइम है। और दूसरी बात सर, जितने भी स्टूडेंट्स को आप ज्वाइन करवा रहे हैं उनका माइंड बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग होता है, क्योंकि वो अभी जॉब में नहीं है। उनको लगता है कि मैं बीटेक कर रहा हूँ, मैं बीबीए कर रहा हूँ, मेरा इधर स्कोप है, मेरा इधर स्कोप है, तो और वो डिसीजन मेकर भी नहीं होते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपने बिजनेस की शुरुआत की है, अगर वो बच्चा डिसीजन मेकर नहीं है, मतलब कि पैसा कंसिस्टेंसी के लिए उसको खुद से डिसीजन, खुद के पास पैसा नहीं है, तो तुरंत उसकी फैमिली से कनेक्ट हो जाए। मेरे आज 99% स्टूडेंट्स है सर मेरे टीम में, और हर इंसान की फैमिली में मैं कनेक्टेड हूँ, मेरे टीम कनेक्टेड है। आप जैसे सपोज कीजिए कोई पर्सन है, वो अपने घर पे बिजनेस नहीं बताना चाहता, स्टूडेंट्स है, वो घर पे जाके बोल सकता है मम्मी मेरा एक फ्रेंड है जिसने एक शॉप ओपन किया है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, और मैं लोगों को क्या रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने घर से मम्मी से पूछो कि मम्मी आपका बजट कितना है, वो बोलेंगे 3000, आप मुझे 3000 दे दो और प्रोडक्ट लिख कर दे दो कि कौन कौन सा प्रोडक्ट आपको चाहिए। जो सामान मार्केट में मिलेगा मार्केट से, जो प्रोडक्ट वेस्टेज में मिलेगा वेस्टेज से ले आऊंगा मैं। हो सकता है 300-400 रुपए आपको अपनी जेब से लगाना पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं, पॉकेट खर्च से लगा दो, लेकिन कम से कम आपके घर में प्रोडक्ट जाना तो शुरू हो गया। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं तो उनके साथ ऐसे काम करता हूँ, उन्होंने अपने घर से डीलिंग कर ली है कि मम्मी आप मेरे को 2000, 2500, 3000 रुपए दे दो, और थोड़ा सा 300-400 लगा के वो कैशबैक जो आता है वेस्टेज से जो इनकम आता है उसमें मैनेज हो जाता है। तो कम से कम कंसिस्टेंसी तो फिक्स हो गई। और जब धीरे धीरे उनके घर वालों को प्रोडक्ट पसंद आने लगता है, हम उनको बिजनेस में भी ले आते हैं। तो स्टूडेंट के साथ आपको एक बेनिफिट मिलेगा, एनर्जी बहुत होती है, बहुत ज्यादा काम करने को रेडी रहते हैं, लेकिन एक नुकसान मिलेगा, डिसीजन मेकर नहीं होते। तो रीपरचेज के लिए उनके घर वालों को उनसे कनेक्ट करवाना पड़ेगा आपको, और उनका प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा वेस्टेज, क्योंकि उनका माइंड इधर उधर बहुत भागता है, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। तो अगर आपने, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि माइंडसेट ट्रेनिंग उन लोगों का बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपने स्टूडेंट को संभालने का तरीका सीख लिया तो आपके बिजनेस में इतनी तेजी से ग्रोथ आएगी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि वो 24 में से 16 घंटा काम कर सकते हैं। यस सर, थैंक यू सो मच सर। मुझे लग रहा है कि जो आपने बताया उस पर मुझे काम करना, मैं करूंगा ही सर, और रिजल्ट आ जाएगा। जैसे आपने बताया उनके फैमिली से अगर अटैच हो गया तो रिजल्ट आ जाएगा। थैंक यू सो मच। जी सर, जी सर। थैंक यू सो मच सर। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, और हमारे बीच एक और लीडर हैं जो आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। जमीरुल जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अनम्यूट हो सकते हैं। सबसे पहले गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर आज तो रजनीश सर का मीटिंग सुनकर बहुत ही एक्साइटेड हूँ सर, प्लस मजा भी आया। इसके लिए तो मैं सबसे पहले आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ सर। तो सर मैं एक चीज पूछना यही चाहता हूँ कि मैं प्रेजेंटेशन, मेरा जो फ्रेंड है सर, मेरा एज 26 है, तो मैं अपने हर जो फ्रेंड है सर वो मेरे ही लेवल का है, स्टूडेंट भी है, अनएडुकेटेड भी है, जो मुंबई में काम करने वाला है सर। तो मैं जब उसको प्रेजेंटेशन देता हूँ सर, तो वो लोग तो पूरा एक्साइटेड हो जाते हैं, ज्वाइनिंग भी कर लेते हैं, पहला वाला परचेस भी कर लेते हैं सर। अब दूसरा जब परचेस का यानी कि रीपरचेस का जब बात आती है सर, तो उस समय वो लोग बोलते क्या है कि मेरे पास पैसा नहीं है सर। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है सर कि क्या मैं उसको जब भी कोई फ्रेंड को प्रेजेंटेशन दूं तो क्या उसका फैमिली के साथ प्रेजेंटेशन देना बेटर होगा सर? नहीं सर, जरूरी नहीं है, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। मैंने क्या कहा सर कि उनका अगर आपने प्रॉपर माइंडसेट तैयार नहीं किया, जैसे मैं ज्वाइन करता हूँ किसी को तो सबसे पहले उसका माइंडसेट प्रिपेयर करता हूँ, भाई 3 चीजें, आपको 3 साल तक मेरे को काम करना है। और मेरी टीम में मैं ट्रेनिंग दे देता हूँ, मेरी एक और ट्रेनिंग है जिसका कंटेंट अलग है, उसमें मैंने यही बताया है कि एक्टिव एसोसिएट मीन एक्टिव कंज्यूमर। अगर आप अपने डाउनलाइन में ऐसे लोगों को भी एक्टिव एसोसिएट मान रहे हैं जो सेल्फ परचेजिंग नहीं करते हैं, दैट मींस आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो 100% आपकी टीम को छोड़कर जाएगा। जो हमारा वेस्टेज प्रोडक्ट यूजर ही नहीं है वो कब तक टिकेगा, वो टिक ही नहीं सकता है, या वो डाउनलाइन बनाएगा भी तो वैसा ही डाउनलाइन बनाएगा। तो अगर आप किसी को ज्वाइन करवाते हैं तो उनको पहले ही बता दें, या तो आप उनकी फैमिली के साथ प्रेजेंटेशन दे दीजिए, अगर ऐसा पॉसिबल है तो वेल एंड गुड, और ऐसा पॉसिबल नहीं है तो उनको ये बताएं कि धीरे धीरे वो अपने घर के प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करवाएं। घर पे जाके ये मत बताएं कि मैं बहुत बड़ा बिजनेस करने वाला हूँ, फैमिली नहीं मानेगी। उनको जाके बोले मेरे दोस्त ने एक शॉप ओपन किया है जिसके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है और मार्केट रेंज भी हमें मिल रही है,
मार्केट रेंज में हमें मिल रही है। तो मम्मी एक बार मैं लाता हूँ, आप मेरे को पैसा दे दो, वही प्रोडक्ट मैं लाता हूँ। जब राइस ब्रांड ऑयल आप उनको दोगे, आप मार्केट रेंज ही बताओ क्या दिक्कत है। मैंने बोला ना कि 300-400 रुपए अगर आपके पॉकेट खर्च से भी लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार अगर आपके घर वालों को वो प्रोडक्ट पसंद आ गया तो राइस ब्रांड खत्म होते ही मम्मी खुद बोलेंगी कि बेटा एक काम कर, राइस ब्रांड ले आ। आप बोलोगे कि मम्मी पैसा, तो वो पैसा भी देंगे। पहले अपनी फैमिली को कंफर्टेबल करना है वेस्टेज प्रोडक्ट को लेकर, और अगर वो कंफर्टेबल हो गए तो ऑटोमेटिकली लिस्ट बननी शुरू हो जाएगी। लेकिन हम स्टूडेंट्स में बहुत बड़ी गलती यही करते हैं कि हम जाके तुरंत घर वालों को बिजनेस प्लान वगैरह बता देते हैं, तो वो प्रोडक्ट नहीं देखते, अरे नहीं करना, हमें इस सब लफड़ों में नहीं फंसना, तो आपके लिए चैलेंजिंग आ जाता है। या बोलते हैं कि लाना है तो तुम खुद लाओ, तुम पैसा कमाओ, खुद खरीद कर लाओ। तो फैमिली को आप प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं, और जैसे जैसे पैसा आएगा धीरे धीरे बता दीजिएगा, लेकिन सबसे पहले प्रोडक्ट को लेकर कंफर्टेबल करें आप। मैं तो यही काम करता हूं, इसलिए हमारे टीम में कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा है, बहुत स्टूडेंट्स होते हुए भी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा है। नहीं, मेरा कहने का रीजन यही है सर कि हम लोग का जो एरिया जो है सर रूरल एरिया है, यानी कि यहाँ से 10-12-15 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ता है स्टोर सर, ठीक है। जी 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 तो सर, जी सर। अगर मैं एक स्टूडेंट को ही अगर बोलूँ तो उसको तो उसके घर से ही ना सामान खरीदने के लिए पैसा मिलना चाहिए सर। जी। तो अभी जो मैं मान लीजिए पहले बार भी अगर खरीदता हूँ तो मुझे मेरी मम्मी कुछ लाने के लिए दिया, तो मैं भी कुछ लगा के सामान 2 ठो के जगह पे 4 ठो ला के दे दिया सर। लेकिन जी नेक्स्ट जी मंथ में जो यहाँ तो रिटेलर यानी कि बगल में तो आजकल किराना स्टोर बहुत है, मम्मी लोग जी करते क्या है, हमारे गया 100 रुपए लेके तेल ला लिया, ले गया जी 50 रुपए लेके हल्दी ला लिया। तो इसमें होता जी क्या है सर कि उसमें तो हमको पूछने का जरूरत नहीं पड़ा। जी अब जी। मुझे नहीं मम्मी को सर, तो मुझे बताना होगा। मैं आपको यही बता रहा हूँ सर कि आप अपने घर में ना ये बजट देखिए कि आपके घर में ओवरऑल कितना का सामान यूज होता है ना। अगर वो जी सर। 3000 का यूज होता है और मानते हैं कि उनमें से 1000 रुपए ऐसे प्रोडक्ट हैं जो वेस्टेज से नहीं मिलता, कोई दिक्कत नहीं है, आप वो मार्केट से लेकर दे दीजिए। और जो प्रोडक्ट वेस्ट, जैसे मैं आपको बताऊं सर, लखीमपुर एक एरिया जहाँ पर हमारे 400 एसोसिएट हैं। जब हमने वहां पर काम शुरुआत की थी सर, एक भी डीएलसीपी नहीं थी। वहां के जो बच्चे थे, वहां से लखनऊ 120 किलोमीटर दूर है, और सीतापुर में एक डीएलसीपी है जहां पर स्टोर अनअवेलेबल रहता है, ज्यादा नहीं रहता। वो बच्चे हफ्ते में एक बार कार लेकर आते थे, 8-9 लोगों ने पूरा सामान जितने भी ऑर्डर होते थे फुल करके ले जाते थे और तब डिस्ट्रीब्यूट करते थे। आज लखीमपुर में 3 डीएलसीपी हो चुके हैं, जिसमें से एक डीएलसीपी हमारी है। तो आज वो दिक्कत नहीं है। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि इस चीज को कैसे मैनेज करें। सर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर पहले महीने में हमने अपने घर से 100 पीवी का सामान खरीदा, 300-400 रुपए एक्स्ट्रा पड़ गया, बाकी घर वालों ने दे दिया, तो वैसे भी एक महीने में हमारे घर वाले 500-600 रुपए तो पॉकेट खर्च के लिए देंगे ना। तो अगर हम बिजनेस के लिए 600-1000 रुपए भी महीने में नहीं लगा सकते हैं, तो हम बहुत बड़ा बिजनेस कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। थोड़ा तो चैलेंज हमें भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। और जैसे ही आपने थोड़ी बहुत टीम बना ली, 400-500 रुपए अगर आपका वेस्टेज से कैशबैक आ जाता है तो बात तो बराबर पड़ ही गया, है ना सर। तो अब जैसे कुछ प्रोडक्ट आप फिलहाल आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि बेस्ट डील में ये सारे प्रोडक्ट आ चुका है, हल्दी धनिया वगैरह। अगर आपके एरिया के आसपास में है तो वेल एंड गुड, और नहीं है तब भी आप 3000 लीजिए, 1000 का सामान मार्केट से लेकर दे दीजिए, बाकी 2000 वेस्टेज से लेकर दे दीजिए। पहले एक लिस्ट बनाइए कि कौन कौन सा प्रोडक्ट को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, और अगर लिस्ट बनाएंगे तो आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा। सर इसमें जो ऑनलाइन जो प्रोसेस है सर जी, मेरा हम लोगों का जो वेस्टेज वाला ही है, जो बेस्ट डील वाला नहीं सर, अदरवाइज दूसरा वाला। जी जी सर जी। उसमें क्या डिलीवरी चार्ज उसमें लगता है क्या सर? सर 1600 रुपए से ऊपर का अगर आपका ऑर्डर होगा तो नहीं लगेगा, 1600 से कम का ऑर्डर होगा तो आपको लगेगा। यानी कि 16 समझ गया। तो इसके लिए थैंक यू सर, अब मुझे तो समझ में आ गया। जी सर। और 2 लोगों का हम सवाल लेंगे बस, और 2 लोगों का। हमारे पास समय का थोड़ा अभाव है, तो हम सिर्फ अभी 2 लोगों का सवाल लेंगे। उसमें एक हमारे बहुत ही अच्छे लेडी लीडर हैं सोनी शर्मा जी। मैम आपका क्या सवाल है? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सोनी मैम शायद अवेलेबल नहीं है, नेक्स्ट को लीजिए नितेश जी। ओके सर। हमारे बीच एक और लीडर है मुकुल गर्ग जी। हेलो सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं दिल्ली से सोनी बात कर रही हूँ। जी मैम। जी सर, मेरा बस आपसे एक क्वेश्चन था कि मतलब मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ ज्वाइनिंग के लिए, सुबह शाम प्रोस्पेक्टिंग करती हूँ, लोगों को बिठाती हूँ मीटिंग में,
और उनका मतलब क्लोजिंग भी करती हूँ, लेकिन वो ज्वाइनिंग नहीं आती है, पता नहीं क्यों। अच्छा मैम, देखिए इसमें दो चीज हो सकती है। सबसे पहली चीज कि मैम मैं आपको बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मेरी स्टार्टिंग के 75 प्रेजेंटेशन में एक भी इंसान ज्वाइन नहीं किया था। मुझे ऐसा लगा कि शायद लोग ज्वाइन नहीं करते, लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि सामने वाला क्वेश्चंस कुछ और पूछना चाहता है, हमारा रिप्लाई कुछ और होता है। हम अगर आप मुझे बताइए कि अगर आपको इस बात से सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि अगर मैं 2,500 रुपए दे रहा हूं तो मुझे इसका 1 लाख आ सकता है, या मेरा 1 रुपए भी वेस्ट नहीं जाने वाला है, तो वो इंसान 100% ज्वाइन करने के बारे में सोचेगा। आप सोचिए कि अगर आज मोदी जी ने अनाउंस कर दिया, केजरीवाल जी ने दिल्ली में अनाउंस कर दिया कि आज आप 10,000 रुपए सबमिट करते हो और पूरी जिंदगी आपको हजार हजार रुपए मिलेगा, तो जियो से भी बड़ी लाइन लग जाएगी 10,000 के लिए। लोग ये नहीं बोलेंगे मेरे पास पैसा नहीं बिल्कुल। है। क्यों? क्योंकि उनको उसका बेनिफिट दिखता है। तो आप जिस भी फ्रेंड को बताते होंगे, माइट बी पॉसिबल कि उसको उसका बेनिफिट नहीं दिखता होगा। फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक मूवी आई और उस मूवी में 20 सेकंड का आपका क्लिप है, बाई चांस आप किस्मत वाले हुए और आपको 20 सेकंड का क्लिप उस मूवी में आपका है। उस 20 सेकंड को देखने के लिए ना आप पूरी की पूरी मूवी देखोगे, सिर्फ 20 सेकंड के लिए आप पूरी मूवी देखोगे। हमारे जो गेस्ट होते हैं उनको नहीं पता लगता कि उनका वो 20 सेकंड जो आप बता रहे हो उसको उस 20 सेकंड दिखाई नहीं देता। इसका मतलब जो उसकी प्रायोरिटी है वो उसको समझ में नहीं आती। तो आप किसी भी पर्सन से मिले तो सबसे पहले ये जज करें कि उस इंसान को अभी करंट टाइम में लाइफ में सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है, और बार बार उसी चीज को हिट करें, डेफिनेटली वो आपके साथ आएगा। लेकिन अगर उसको चाहिए होगा पैसा और आप बात करोगे नेम फेम को, तो नहीं आएगा। जो उसको चाहिए उसी के बारे में बात कीजिए, तब वो डेफिनेटली आएगा। ठीक है मैम? ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सर। हमारे बीच में लास्ट है आज के क्वेश्चन लेने वाले हैं मनोज कामती जी। मनोज कामती जी अपना सवाल रखिए सर। थैंक यू महबूब सर, थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी एंड गुड मॉर्निंग सर। बहुत ही अच्छा गुड सेशन था, मॉर्निंग। बहुत मजा आया सर, बहुत कुछ सीखा यहाँ पे। और मैंने आपका सेशन एक बार पहले भी लिया था जब हम लोग गालिब ऑडिटोरियम में थे। तो मेरा एक सवाल है आपसे, जो वहाँ आपने तभी भी कर रहा था, और कि टॉकिंग बिहेवियर कैसा होना चाहिए हमारा। हमारा मेन काम होता है कॉलिंग पे, चाहे डाउनलाइन, चाहे अपलाइन, चाहे प्रोस्पेक्ट वगैरह, बहुत लंबा टाइम उस पे जाता है, लेकिन हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। तो कैसा होना चाहिए यदि किसी सर डाउनलाइन से देखिए, बात करते हैं या सर कोई देखिए अपसेट मैं होता है, अगर आप, आधा आधा घंटा टाइम लग जाता है सर। तो कैसे सर करें मैं उसको। आपको और बताऊं, दूसरी चीज मैं सर, आपको बताऊं। एक और क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ सर, कि माइंडसेट पे थोड़ा सा बता दीजिएगा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके माइंडसेट पे कैसे काम किया जाए। ये दो क्वेश्चन सर जी। सर माइंडसेट का तो पूरा 1 घंटे का सेशन ही होता है। तो इन शॉर्ट में मैं आपको यही बता सकता हूँ कि माइंडसेट में आपको सामने वालों को बस 3 चीज समझानी है। तो भाई जब 20,000 रुपए के लिए 20 साल तक पढ़ाई कर सकते हो, तो 1 लाख रुपए के लिए कम से कम आपको 3 से 4 साल तो देना पड़ेगा। और ये बिजनेस पेशेंस का बिजनेस है, और इस बिजनेस में आप आ रहे हो तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। भाई 8 साल की उम्र में कभी आप नहीं ढूंढते कि आपकी शादी हो जाए, क्योंकि आपका घर वालों ने माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग किया है। ये पूरा 1 घंटे का सेशन है सर, उसको मैं 1 मिनट में नहीं समझा सकता, बस शॉर्ट में बता रहा हूँ। रही बात दूसरी बात, तो सर मैं किसी भी पर्सन से 4 से 5 मिनट मैक्सिमम, मैक्सिमम 4 से 5 मिनट बात करता हूँ। आपको पता है डाउनलाइन क्या होती है सर? वो आपको कॉल करेगी ना, तो 10 मिनट काम की बातें और 25 मिनट उल्टी सीधी बातें करेगी। सर मैं यहाँ पर गया था, सर ऐसा हो गया। आपको मुद्दे वाली बात पकड़नी है तुरंत। गुड मॉर्निंग आदिल जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो सर, और बताइए सर। वो प्रॉब्लम बताएंगे, शॉर्ट में सुने, शॉर्ट में रिप्लाई करें। मैंने पूरा सेशन तैयार कर रखा है। अगर वो बोलते हैं कि सर मेरा फॉलोअप नहीं हो रहा, तो मैं बोलता हूं सर आपको मैंने एक फॉलोअप का कंटेंट दिया था, क्या आपने उसके सारे क्वेश्चन प्रिपेयर किए? मैंने फॉलोअप का कंटेंट लोगों के पास है, जिसमें पैसा नहीं है वो भी डाउट है, कंपनी खराब है वो भी डाउट है, तो क्या आपने डाउट्स पढ़े? बोलता नहीं सर। तो आप इसको पढ़ो और फिर मुझे कॉल करो, बात खत्म 2 मिनट में। अब मैं उसको वहीं पर समझाने नहीं लग जाता। वो बोलता है सर पैसा नहीं है, ये मेरा डाउट पूछ रहा है, इसको 4 पॉइंट में कवर कर देता हूं मैं। अब उसको उसको क्या बताना है, शॉर्ट में समझाना है सर, ताकि उसको बातें समझ में आ जाए। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है सर। दिन में 100 कॉल्स आती है हमारे पास, हम अगर 100 लोगों से 20-20 मिनट बात करेंगे तो इफेक्टिव काम कहाँ हो पाया। और मैं बताऊं सर, 5 मिनट भी आपको बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, जब कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है 2 से 3 मिनट में, उससे ज्यादा टाइम में नहीं। और अगर कोई बोलता है मेरे को, मेरे पास सब चीज का रिकॉर्डिंग है सर, पैसा नहीं है, क्या बोलना है उसका मैंने रिकॉर्डिंग है, मैं मैसेज कर देता हूँ, मैं आपको भेज रहा हूँ, आप सुन लो। हमारा टाइम सेविंग है। जब ये बिजनेस हमारा स्मार्ट वर्क का है तो स्मार्ट वर्क करते हैं ना। 4 लोगों ने पूछा पैसा नहीं है, चारों लोगों को मैं यही कंटेंट बताऊं,
बेटर है रिकॉर्ड करके भेज दूं, चारों लोग सुन लेंगे। अगर उसके बाद भी उनको कुछ चीजें समझ में नहीं आएगी तो 2 मिनट में फोन पे समझा दूंगा मैं, है ना सर? तो ये तो हमारा तरीका है कि हम कितनी कितनी आसानी से अपने काम को कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया, जरूर हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे इसको। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। ओके, थैंक यू सो मच। आज सेशन को खत्म करने से पहले हमारे कुछ सीनियर लीडर्स हैं सर स्टार अवार्ड, तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि यहाँ पर हमारे बीच में कृष्ण मोहन सर हैं, डायमंड डायरेक्टर। कृष्ण मोहन सर, आज के सेशन के बारे में रजनीश सर के रिगार्डिंग आप कुछ कहना चाहते हैं, सो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच महबूब सर फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी एंड थैंक्स रजनीश सर फॉर सच ए वंडरफुल एंड वेरी प्रोडक्टिव सेशन। जैसा मनोज जी भी कह रहे सर, मैंने भी आपका एक सेमिनार गालिब में कर रखा है और बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा था वो भी। और आज मुझे कुछ नया सीखने का और भी मौका मिला, जैसे कि सर आपने कंसिस्टेंसी वाली होल्डर की मीटिंग हमने पहले भी की है, लेकिन वो रेगुलरिटी नहीं थी, उस पर शुरुआत करेंगे। प्लस आपने जो 2-3 चार्ट बताए वो काफी इफेक्टिव था, जैसे न्यू सेल्स वाले। मैं चार्ट वगैरह मेंटेन करता था, लेकिन न्यू सेल्स और पिछले महीने कंपैरिजन ये नहीं करता था, तो ये एक नया चीज मुझे सीखने को मौका मिला। और बहुत सारी चीज आपने बिल्कुल सर कोर चीजें बताई, कुछ जैसे आपने CNT वगैरह का फॉर्मेट बताया और अलग अलग ग्रुप के अलग टारगेट पीवीज, तो ये सब कुछ नई चीजें सीखने को मिली। और मुझे लगता है हमारे ग्रुप के बहुत सारे लोगों को नई चीज सीखने का मौका मिला होगा, और आपकी सक्सेस, आपकी इस जर्नी को देख वो भी काफी एजुकेशन लिया। सो थैंक यू सो मच रजनीश सर फॉर शेयरिंग योर प्रीसियस टाइम और इतना अच्छा एजुकेशन देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एट लास्ट इस सेशन के आखिरी के अंदर मैं साहिल सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि साहिल सर आप आज सेशन के बारे में रजनीश सर के रिगार्डिंग कुछ बात कहें, क्योंकि रजनीश सर ने आज इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग दी है आज हमारी टीम को। सो साहिल सर, ओवर टू यू। थैंक यू। हेलो, थैंक यू रजनीश सर। वॉइस आ रही है महबूब जी आपको? जी आ रही है सर। जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मतलब एहसास ही नहीं हो रहा है कि आप मेरे से इतने दूर बैठे हो। आज बहुत दिन के बाद आपको देखने का मौका मिला और वही पुरानी यादें, एक साथ काम करने का तरीका और जो आपका मतलब लोगों को सिखाने का तरीका है वो बहुत ही लाजवाब है। और उम्मीद करता हूं कि आज की ट्रेनिंग से हमारे जितने भी स्टार अबव हैं और गोल्ड है, डायमंड है, उन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी होगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तक हम जानते तो हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करते हैं। और आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि उनको फॉलो करने से उनके बिजनेस के अंदर में कितना बड़ा चेंज आ सकता है। तो उम्मीद है कि आज की सेशन से बहुत कुछ उन्होंने सीखा होगा और आने वाले समय के अंदर में, जैसा कि आपने बोला कि अगर आज हम लोग 200 लोग बैठे हुए थे, जो नेक्स्ट सेशन होगा हमारा अगले संडे, अगर उसमें 300 या 400 लोग नहीं होते हैं, इसका मतलब हमने कुछ नहीं सीखा आज का। तो मेरी तरफ से, हम अपनी टीम की तरफ से आपसे प्रॉमिस करते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा सर, मैं आपको कॉल करके जरूर बताऊंगा कि हमारे नेक्स्ट संडे के अंदर में कितने लोग आए थे, ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। और उम्मीद करता हूँ टीम की तरफ से कि सर इस बार बड़ा ही होगा। मतलब अभी 200 थे तो ऑब्वियस सी बात है सर, अगली बार हम कम से कम 300 लोग बैठेंगे, ये मेरी तरफ से टीम के बिहाफ पे मैं आपको तरफ से प्रॉमिस करता हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों से मुझे मिलकर बहुत मजा आया, पुराने दिन भी याद आए, और उम्मीद करते हैं कि हमारा कभी भी नेक्स्ट फॉरेन ट्रिप होगा तो हम सभी के सभी लोग साथ में करेंगे और साथ में एंजॉय करेंगे। With this word, thank you so much everyone. Thank you so much महबूब जी कि आपने मुझे इनवाइट किया। एट लास्ट मैं रजनीश सर को बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगा बॉटम ऑफ माय हार्ट कि सर आपने मुझे बहुत ही शॉर्ट नोटिस में अपना समय दिया और इतनी बड़ी टीम को आप हैंडल करते हैं। आज करीबन बहुत सारे लोग हैं जो आपकी टीम में आज लाखों रुपए की इनकम कमा रहे हैं, कार अचीवर हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम लोग की एक पुरानी बॉन्डिंग है सर, और उसके लिए आपने मुझे टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंकफुल हूँ मैं आपका। और ट्रेनिंग की बात मैं क्या कहूँ, इट्स ऑसम ट्रेनिंग, बहुत ही अमेजिंग था। और ये बताती है सर कि क्यों आपकी टीम के अंदर इतनी जबरदस्त ग्रोथ है और क्यों इतने शॉर्ट टाइम के अंदर ही आपकी मंथली इनकम करीबन 4 लाख रुपए से क्रॉस कर चुकी है। ये दर्शाता है सर, और ये हमें कॉपी करने की जरूरत है। आज आपने वो सारी चीजें बताई, सो थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू। तो मैं सभी लीडर को एक बार अनम्यूट करना चाहूंगा, आप अपनी तरफ से सर को थैंक यू कह सकते हैं, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बजा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू महबूब जी एंड थैंक यू साहिल जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू,
नेक्स्ट टाइम Thank you, बताइए sir. चीजें, उनको हम फॉलो करेंगे और नेक्स्ट टाइम हर एक इंसान अपने साथ कम से कम एक लोगों को लेकर आएगा जरूर, और इस सेशन को पूरा का पूरा हाउसफुल कर देना है, इस सेशन को बहुत हिट करना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।